लड़ाई तो ये है ही नहीं कि विपक्ष के अंदर कौन सी पार्टी रहेगी, क्या है। लड़ाई ये है कि टीएमसी 2/3 से जीतेगी या 3/4 से जीत के आएगी। मैंने क्या देखा, जब कैमरे वैमरे सेट हो गए, हाँ। उसके बाद एक सीढ़ी आई, मुझे लगा शायद कुछ करेगा, कुछ टॉप एंगल व्यू फोटो वोटो लेने के लिए, उसको पेड़ से टिकाया गया। और एक नेता ने मुझे कहा कि मकरद्वार से वो गाड़ी की तरफ जा रहे थे, तब उन्होंने ये कहा कि आप ये बताइए ना कि जब बैटिंग की बारी आती है और बॉल गिरती है तो कितनी बार डक पे कांग्रेस आउट हुई है, कितनी बार चौका मारा, कितनी बार छक्का मारा। वो राहुल गांधी को भी डांट चुके हैं, डांट चुके राहुल गांधी को। राहुल गांधी को भी वो कह चुके हैं कि ये नहीं चलेगा। और राहुल गांधी बहुत अच्छी तरह से मुझे बोले कि मैं अपनी छुट्टी पे जा रहा हूँ नए साल मनाने के लिए। तो हमने कहा कहाँ जा रहे हो? राजस्थान। तो दूसरे दिन फोन, अरे मैडम मैं राजस्थान क्यों आ गया, देखिए ना लगातार फोन बज रहा है। आपको राहुल गौतम ने बात कही, राहुल गांधी ने नहीं। माइक मैंने लगाया, मैंने पूछा कुछ बोलना चाहेंगे, तो उन्हें पता था कि उनका बाइट रोल हो रहा है, बट उन्होंने कहा हाँ भाई कहाँ हाजिरी लगानी है। उसके बाद राहुल गांधी जब निकलते हैं तो 3 सेकंड की नजरें मिलती हैं, दिग्विजय सिंह खड़े हुए हैं और राहुल गांधी उनको बोलते हैं, अब पता नहीं किस टोन में या क्या अंदाज में, आपको जो अपना काम करना था आपने तो अपना काम कर दिया। इसीलिए तो उत्तर प्रदेश के सभी छोटे बड़े नेता प्रियंका गांधी को भैया जी बोलते हैं। अच्छा, भैया जी? हाँ, उनको भैया जी। आप मुझे लगा दीदी बोलते हैं। मुझे भी लगा था दीदी नहीं, भैया जी के नाम से फेमस। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। अमित भारद्वाज, फोन नीचे। आप उंगली नीचे कीजिए। आप फोन पहले नीचे कीजिए। नहीं, आप उंगली नीचे कीजिए। ये आवाज नीचे तो मैंने सुना था, ये उंगली नीचे का क्या नया फलसफा है, इसके बारे में कुछ बताइए ऐश्वर्या। पूरी तरीके से शिवानी, आपको, अमित को, जितेंद्र जी को और मौसमी आपको भी बताया जाएगा कि ये उंगली की कहानी क्या है आखिर। नहीं, ये उंगली वॉर चल रही है आपस में, उंगली वॉर। एक उंगली उस तरफ होती है तो 3 उंगली अपने तरफ होती है ऐश्वर्या। इसीलिए कई बार दो दिखानी पड़ती हैं। दो दो इसका दिखाएंगे हम। मतलब है कि अब ज्यादा खबरों का पॉइंट्स होगा हमारे पास। 3 उंगली 3, 6 खबरों का point। ज्यादा खबरों खतरनाक का है, खतरनाक नहीं, है अब इसका। उंगली दिखानी हो तो ऐसे दिखाइए। हम किस्सा बताएंगे। मौसमी, आगे। शिवानी, जितेंद्र जी, अमित को तो पता है कि उंगली का किस्सा क्या है। सब लोगों को और दर्शकों को भी हम बताएंगे कि ये जो उंगली है इसका विवाद किस तरीके से बढ़ता रहा है। और ये जो विवाद है ये दिल्ली में शुरू हुआ और वेस्ट बंगाल तक आपको इसकी जो गूंज है वो सुनाई देगी। नमस्कार, हेलो, आप लोग देख रहे हैं रिपोर्टर्स ऑफ फेयर। ये इस साल का पहला रिपोर्टर्स ऑफ फेयर है। हम सब बहुत सारी खबरों के साथ आपके सामने मौजूद हैं। आप लोग हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं आज तक रेडियो पर। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको सिर्फ हमें सुनना है तो स्पॉटिफाई और एप्पल पर भी आप हमारा पॉडकास्ट सुन सकते हैं। अमित भारद्वाज जो यहाँ बैठे हैं एकदम मफलर वफलर लगा के नमस्कार कर रहे हैं आपको। जोहार कर रहे हैं। हाँ? जोहार कर रहे हैं। जोहार कर रहे हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। बहुत सारी खबरें जो हैं पिछले कुछ हफ्तों के अंदर हमारे पास आई हैं। शिवानी शर्मा यहाँ पे जो बैठी है हमारे लिए डिफेंस कवर करती है। आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा कि 2026 में शायद कोई बड़ा युद्ध हो सकता है, तो क्या ऐसा होगा, ये सब चीज़ें आपको शिवानी बताएंगी। मौसमी सिंह हमेशा जो है खबरों के साथ एकदम पूरी तरीके से तैयार है। मौसम कैसा रहेगा, जो बीते दिनों में कैसा रहा है और 26 में कैसा रहेगा, सब कुछ मौसमी नोट कर चुकी है और हमें बताएंगे। सियासी मौसम जो है उसके बारे में जितेंद्र हमें बताएंगे कि किस तरीके से सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और गृह मंत्री अमित शाह और जो मिनिस्ट्री है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बीते टाइम के अंदर कुछ खलबलियां जो बची हैं वो क्या हैं और 26 के अंदर कौन सी वो बड़ी चीज़ें हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पॉलिटिकल सिनेरियो में और सिक्योरिटी सिनेरियो में हो। लेकिन सबसे पहले शुरू करेंगे जो उंगली का किस्सा हम आपको बता रहे थे, जो उंगली अमित ने मुझे और मैंने अमित को दिखाई, इसका वाकई के अंदर जो किस्सा है वो है क्या। कहानी की शुरुआत होती है 2.5 घंटे की एक मीटिंग से। चुनाव आयोग के अंदर ये मीटिंग होती है। टीएमसी का एक डेलीगेशन जाता है, उसमें 10 लोग जाते हैं। अमूमन जो मीटिंग्स चुनाव आयोग में होती हैं वो 2.5 घंटे तक नहीं चलती हैं। 45 मिनट्स, 1 घंटा, बहुत खिंचा तो 1.5 घंटा। लेकिन ये 2.5 घंटे की जो मीटिंग थी ये विस्फोटक थी, क्योंकि जब टीएमसी का डेलीगेशन बाहर आया तो अमित वहीं खड़े थे और उसके बाद अभिषेक बैनर्जी जो टीएमसी के एमपी हैं, उन्होंने जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि गोलियों की बौछार करी चुनाव आयोग के ऊपर। अमित, आप वहाँ मौजूद थे, हम सब ने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करी हैं चुनाव आयोग के बाहर। तैयारी मैंने सुना है कि मतलब A+ कैटेगरी की थी, बिजनेस क्लास आप लोगों को ट्रीट किया गया।
हमें बिजनेस क्लास ट्रीट किया बिजनेस गया क्लास कि पहन के भी आए, पूरा जो है इतना सारा कपड़ा लत्ता भी पहन के आए हैं फैशन सब। का मामला है, नया साल है, अच्छा दिखना चाहिए, Stylish। प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए लोगों को। तो हाँ, और इतना ही प्रेजेंटेबल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था तृणमूल कांग्रेस का वहां पे। अच्छा। आमतौर पे हम सब वहां कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अटेंड कर ही चुके हैं। वो एकदम इलेक्शन कमीशन ने तय किया है कि उनकी परिसीमा के बाहर, परिसीमन के बाहर जाके एक पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांच है, उसके बाहर पोडियम लगा रहता है, जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो चले जाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, पोडियम वहीं पड़ा रहता है। लेकिन इस बार आप इमेजिन कीजिए, सबसे ज्यादा कैमरामैन खोजते हैं। क्यों? लाइट कम होती है वहाँ, इतने कैमरे लगे रहते हैं, लीडर दूर खड़ा है, कहाँ सुनाई नहीं देता है, प्लस हम लोगों को पॉइंटर लिखने में दिक्कत होती है। मैंने क्या देखा, जब कैमरे वैमरे सेट हो गए, उसके बाद एक सीढ़ी आई, मुझे लगा शायद कुछ करेगा, कुछ टॉप एंगल व्यू फोटो वोटो लेने के लिए, उसको पेड़ से टिकाया गया और उसके सबसे ऊपर के पायदान पे लाइट इंस्टॉल की गई, तुरंत तार निकाला गया और जेनसेट लाके रखा गया, उस जेनसेट पे उसको कनेक्ट कर दिया गया। और ये सब फुल इंतजाम ये सड़क पे बिल्कुल सड़क पीएनबी पे, बैंक के सामने। हाँ, पीएनबी के साथ ही। और पहले तो स्पीकर्स वूफर्स सब लगाए गए थे, फिर दिल्ली पुलिस आई, उन्होंने इंटरवीन किया, कहा कि ये नहीं कर सकते हैं आप, तो वहां से बड़े स्पीकर्स को हटा लिया गया, पोर्टेबल स्पीकर्स थे सारे। और बाकायदा जो लाइव स्ट्रीमिंग का सिस्टम है, ताकि सारे चैनल्स पे लाइव जाए उनका अपने हैंडल्स पे, तृणमूल उसका भी सिस्टम वहीं सड़क पे कर रही थी। तो सब कुछ एक टाइम पे वेल कोऑर्डिनेटेड लाइव स्ट्रीमिंग सारा चल रहा था। हमारे लिए अच्छी बात ये थी कि एक छोटा पोर्टेबल स्पीकर बचा हुआ था, तो पॉइंटर लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई इस बार। टीएमसी का चलता फिरता स्टूडियो। हाँ, नहीं, चलता फिरता रेला, बस पोस्टर बैनर की जरूरत थी तो पूरी रैली वहीं हो जाती। वो बताएंगे थोड़ी देर में बताएंगे। ऐश्वर्या, आप बताइए, तो बाहर हो रहा था, भीतर क्या कहानी पक रही थी? देखिए, सबसे पहले तो मौसमी जो रूल्स हैं, रूल्स की बात करें तो ईसी का रूल है, कमीशन ये कहता है कि 1+4। उसका कारण ये है कि जिस कमरे के अंदर वो ये बैठक करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, उसमें 3 कमीशन के लोग हो गए, ऑफिसर्स हो गए और पार्टी की तरफ से 5 लोग, तो उस कमरे में वो आराम से आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि टीएमसी थी ऑलरेडी इतनी उंगलियां उठा चुकी है ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके ऊपर और इलेक्शन कमीशन पे, तो इन्होंने जब 10 डेलीगेशन का रिक्वेस्ट किया तो कमीशन ने बोला आप आ सकते हैं। मीटिंग चल रही थी, कमीशन के एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पेपर पेंसिल लेके बैठे थे, तो जो पॉइंट्स तृणमूल ने बोले, और 39 पॉइंट्स तृणमूल अपने साथ लेके आई थी, जो पॉइंट्स उन्होंने बोले वो सारे पॉइंट्स बाकायदा अपनी हैंडराइटिंग में एक ऑफिसर ने नोट किए, और बहुत बड़े इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर हैं। तो जब ये बाहर आए और जब ये पीसी हुई तो मैंने भी फ़ोन निकाला, रिपोर्टर के अंदर तो वो खलबली होती है कि भाई पता करें, बाहर तो आके वो बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो मैंने एक ऑफिसर को फ़ोन किया, तो मैंने कहा सर ये जितना अंदर क्या उतना ही गर्म माहौल था जितना कि बाहर आके अभिषेक बैनर्जी और बाकी जो डेलीगेशन था वो जितनी गरमाई से बोले, क्योंकि वहीं पे ये बात उठी कि हमें उंगली दिखाई गई। तो कमीशन का ये कहना था कि अंदर एक पॉइंट पे आके टसल हुई, कमीशन का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, टीएमसी का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, टीएमसी के एक सांसद दूसरे सांसद को डिफेंड करने लगे। कमीशन ने ये बोला कि आप लॉ को अपने हाथ में नहीं ले सकते, यू कैन नॉट टेक लॉ इन योर हैंड्स इवन इफ यू आर द रूलिंग पार्टी। इस पे अंदर काफ़ी बहसबाजी हुई और उंगली दिखाने की बात कमीशन ने तो बोला कि उंगली किसी ने किसी पर नहीं दिखाई, लेकिन टीएमसी अभी भी यही बात मान रही है कि कमीशन की तरफ से उंगली उठाई गई। कमीशन का कहना है कि अगर हमें बात नहीं करनी थी तो हम वो पॉइंट्स जॉट डाउन ही क्यों करते। मैंने वो पेपर्स देखे हैं जिसमें उनकी हैंडराइटिंग के अंदर 39 पॉइंट्स जॉटेड डाउन थे। तो ये सच है कि जितना विस्फोट बाहर हुआ उतना ही विस्फोट कमीशन के अंदर भी हुआ। और आपकी साइड ऑफ स्टोरी? हाँ, तो इलेक्शन कमीशन वाली स्टोरी तो सुन लिए। अब सूत्रों के तरफ से, दूसरी तरफ से, तृणमूल की तरफ से कहा गया कि कन्फ्रंटेशन जो आप कह रही हैं, कन्फ्रंटेशन एक बार नहीं हुआ, मल्टीपल बार हुआ। और सबसे ज़्यादा लड़ाई जो है BLA के प्रेजेंस, BLA 2 के प्रेजेंस को लेकर हुई। अब क्या हुआ कि ये कहा गया तृणमूल द्वारा कि जब हियरिंग होगी, एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की लिस्ट आई है बंगाल में, जिसके तहत जहाँ भी कागज़ नहीं मिला, कुछ पता नहीं मिला, लोगों के नाम नहीं मिले, ऐसे लोगों को क्लब करके लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की लिस्ट बनाई गई है। डाउटफुल वोटर आप उसको एक तरह से बोल सकते हैं। हियरिंग होगी, आप कागज़ दिखाइए, नाम क्लियर कराइए, घर जाइए, वोटर ID लेके वोट डालिए। तो अब तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि हमारा BLA 2 वहाँ बैठेगा।
इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ये तो हो नहीं सकता है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि फिर ये भी नहीं चलेगा कि व्हाट्सएप पे ऑर्डर चलेगा आपका, आप ऑफिशियल ऑर्डर इशू कीजिए, और अगर आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर करेंगे, आधिकारिक ऑर्डर नहीं निकलेगा, तो तृणमूल का BLA 2 तो हियरिंग में बैठेगा, जिस पर कमीशन की तरफ से कहा गया कि आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। यू कैन नॉट टेक लॉ इन योर हैंड्स। जी ऐश्वर्या, BLA की चर्चा हो रही है, BLO का नाम बहुत सुना है और लोग जानते भी हैं, BLO इज़ अ पॉपुलर टर्म। ये BLA क्या है? BLO तो होता है बूथ लेवल ऑफिसर। आपने भी देखा होगा कि जब हम सब वोट बनाते हैं या हमारे घर के अंदर जो आता है तो वो है BLO। वो चुनाव आयोग द्वारा आयुक्त किया जाता है। वो घर घर जाके चेक करते हैं कि आप वहाँ रहते हैं या नहीं रहते। BLA जो है वो होते हैं बूथ लेवल एजेंट्स। ये पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा लगाए जाते हैं। और मेरी इन्फॉर्मेशन जहाँ तक है, जो मुझे पता है, आप करेक्ट कर सकते हैं अमित, कि TMC ऑलरेडी एक BLO के ऊपर 2-2, 3-3 BLAs लगा के पीछे ऑलरेडी घुमा रही है। बिल्कुल, उनका कहना है कि लड़ाई तो बॉस ग्राउंड पे लड़ना पड़ेगा, और उन्होंने हिदायत भी दी है कांग्रेस को, बाकी विपक्षी पार्टियों को, कि आपको लड़ना तो पड़ेगा ग्राउंड पे। ये नहीं होगा कि 6 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप कहेंगे वोट चोरी हो गया है। अभिषेक बनर्जी ने एक नया नारा दिया है वैसे, कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी आपके वोटर लिस्ट में हो रहा है, EVM में नहीं हो रहा है। और यही BLA वाली बहस ऐश्वर्या इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कहा कि हम तो लगाएंगे, फिर कानून आप हाथ में लेंगे, यू कांट टेक लॉ इन योर हैंड। फिर जो है तृणमूल का कहना है कि CEC ज्ञानेश कुमार ने उंगली उठाते हुए अभिषेक बनर्जी की तरफ बात की, जिस पर अभिषेक बनर्जी ने तुरंत कहा उंगली नीचे कीजिए, जहां से ये बात शुरू हुई थी। यू आर नॉमिनेटेड, आई एम इलेक्टेड। और बहस इतनी तनातनी हुई क्योंकि आप बता रही थी कि एक सांसद ने दूसरे सांसद का बचाव किया, तो नाम का भी हम खुलासा इस पॉडकास्ट में कर देते हैं, जिसके लिए रिपोर्टर्स ऑफ एयर जाना जाता है। डेरेक ओब्रायन ने अभिषेक बनर्जी को डिफेंड करते हुए उस मीटिंग के अंदर कहा कि आप इस टोन एंड टेनर में अभिषेक बनर्जी के साथ बात नहीं कर सकते। तो पूरी कहानी फिर वही नॉमिनेटेड इलेक्टेड के बीच आके अटक गई। और एक बात ये सुनने में आई कि क्योंकि 2.5 घंटे मीटिंग चली, तो हुआ क्या, तो जब ये बहस चल रही थी लिस्ट को लेकर, तो उसमें एक पॉइंट ऐसा आया, तृणमूल का कहना है कि 20-25 मिनट तक CEC ज्ञानेश कुमार नेशनैलिटी, सिटीजनशिप जैसे इश्यूज पर बात करते रहे, जवाब रिबटल देने के चक्कर में। तो मुझे लगता है हर बार कोई ट्रिगर पॉइंट आ रहा था और CEC या इलेक्शन कमिश्नर्स फिर जो है उस पर एक्सप्लेनेशन पे आ रहे थे। इसमें दूसरी साइड का थोड़ा सा मौसमी ये भी है कि 39 पॉइंट्स अगर सामने वाला पूछेगा तो जवाब देने में समय तो लगेगा। तो इसलिए ये मीटिंग 2.5 घंटे तक खिंची। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो लड़ाई की शुरुआत है। मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई। कितने थे, मतलब 1:2:12 या 2:10? ये 10 वर्सेस 3 हो गया था। तो एक इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये हो गए 3 वर्सेस 10, क्योंकि TMC के डेलीगेशन से 10 लोग गए थे। और इसी के अंदर बीच में छोटी चिड़िया ने मुझे बताया कि ये भी पॉइंट उठा कि TMC कोशिश कर रही थी कि जो कमीशन वहाँ बैठा था, 3 हैं, उनमें आपस में कहीं फूट पड़ जाए। तो एक MP ने डेलीगेशन से ये बोला कि यहाँ तो सिर्फ एक ही जन बोल रहे हैं, बाकी जो 2 हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो एक को कहा गया कि ये तो सर बोल ही नहीं रहे हैं। तो कमीशन की तरफ से ये रिस्पांस आया कि भाई जब आप सवाल एक से पूछ रहे हैं तो जवाब एक ही देंगे ना, ये कोई रूल तो है नहीं कि तीनों को ही बात करनी है। तो कहीं ना कहीं ये इंटर पॉलिटिक्स प्ले करने की भी कोशिश जो है वहाँ पे हुई। ये तो हुआ था। ज्ञानेश जी का मैं जैसे आप लोग तो अभी से जब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, आप लोग रूबरू इनसे हुई हैं, उनकी एक स्टाइल है और उनकी एक बड़ी कहानी, अगर आप लोग बताइए भाई। अरे बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र जी। अब देखिए एंट्री हो रही है खबरी रिपोर्टर। पिछले हम तो उनको जान रहे हैं जब से ज्वाइंट सेक्रेटरी थे होम मिनिस्ट्री में। हाँ, उनकी स्टाइल ही यही है। वो 10 और वर्सेस 3 आपने बताया, हाँ, वो सब पर भारी पड़ते हैं। स्टाइल उनकी, हाँ, पूरा 10 लोग 20 लोग जितने हो रूम में, अगर कोई आया मिलने तो उनकी स्टाइल, जैसे रिपोर्टर्स मिलने जाते थे हम लोग गृह मंत्रालय में, तो उन्होंने एक अंदर की कहानी बताई थी उस दौरान कि एयरलिफ्ट फिल्म आप लोगों ने देखी? देखिए एयरलिफ्ट अक्षय कुमार की। उस एयरलिफ्ट फिल्म में जो वहाँ पर पूरा एक्शन हुआ है, केरल की जो नर्सेस थी उनको लाया गया वहाँ से, उसके लिए भारत सरकार ने उस दौरान, बहुत ही अंदर की जानकारी, उस दौरान ज्ञानेश जी को चूज किया था।
अच्छा। और ये खुद गए थे। तो इन्होंने एक ऐसी जानकारी बताई कि उस दौरान उनको लाना बहुत मुश्किल था, वार चल रहा था सीरिया में और गोले बारूद सब चल रहे थे, एयर फ्यूल भी ख़त्म हो गया था। अब हमारे साथ जो प्लेन गया था उसको किस तरीके से वहाँ से करना है, फ्यूल भराना है, वहाँ से उन्होंने लोकल कांटेक्ट ढूंढा, लोगों से बातचीत किया, फ्यूल भरा करके लोगों को लाया। तो ज्ञानेश जी की हम स्टाइल बता रहे हैं कि अक्षय कुमार की जो फिल्म बनी है एयरलिफ्ट, ये उन्हीं की कहानी के आधार पर बनी। उन्होंने ही सारा एक्शन किया, मतलब वो रियल लाइफ के अक्षय कुमार टाइप का, रियल लाइफ के। और वैसे ही उनकी स्टाइल होती है जब भी कोई एक्शन करते हैं। आपने देखा इस दौरान उनको ये उन्होंने खुद ही बताया, ये उन्होंने उस दौरान बताया था। हम लोग मिलने के लिए गए थे, ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग थी, मतलब, लेकिन रिपोर्टर्स ऑफ एयर में बहुत सारी चीज़ें बचते बचाते हम लोग बताते हैं, लेकिन ये उनकी खासियत है जिसको कि हम लोग जानकारी दे रहे हैं। रूबरू होते रहना, चैलेंजेस से रूबरू, और उनकी खासियत है, ये स्टाइल है। तो SIR और ये सब जो करा रहे हैं, ये उनका जो तरीका है, ये उसमें शामिल है। तो पूरी कहानी मतलब जितेंद्र बता रहे हैं, दर्शकों को ये बताना ज़रूरी है और जो सुन रहे हैं कि देखिए यहाँ पे जितना ब्रीड ऑफ रिपोर्टर्स बैठा है, सब अलग अलग फील्ड कवर करते हैं। और अभी हम लोग फ़ोनों भी दे के आए, जैसे जितेंद्र बता रहे हैं, होम मिनिस्ट्री, एजेंसियाँ, इन पर बहुत ही पैनी नज़र उनकी रहती है। तो मतलब जिस तरीके के स्पेक्ट्रम में हम लोग कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें आपको बताएं जो सुनने को नहीं मिलती हैं आपको टीवी चैनलों पर या न्यूज़पेपर्स में। दिस इज़ रियल बिहाइंड द सीन्स। और जो ऐश्वर्या आप कह रहे थे, तो उसमें मैं ऐड करूँगी ज्ञानेश कुमार के साथ, जो मैं भी एक नेता से बात कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि देखिए, मतलब कि ये चर्चा यहाँ तक हो गई कि उन्होंने बोला कि आपके कार्यकर्ताओं ने घेराव किया चुनाव आयोग का। वहाँ से आया, चुनाव आयोग ने ये आरोप लगाया अभिषेक बनर्जी पे कि आपने भेजे अपने कार्यकर्ता, वो जो है BLOs नहीं थे। तो उन्होंने कहा BLOs मर रहे हैं, तो BLOs आए थे। बोलते नहीं, आपके कार्यकर्ता आए थे। तो उन्होंने बोला आपने ऐसे कैसे आपको पता? तो बोले हमने अखबार में देखा, तो किसी और नेता ने बोला कि हम भी व्हाट्सएप पे बहुत कुछ देखते हैं आपके बारे में, तो क्या हम वो मान लें कि वो सही है? या हम भी बहुत देखते हैं कि मीडिया आपके बारे में, कि मीडिया क्या लिखती है और किस तरह से आप बीजेपी का गाना गाते हैं, कि मान लें वो सही है? उस पर जो है चुनाव आयोग की तरफ से CEC साहब ने कहा कि इस तरीके की बात आप मत कीजिए। और वहीं पे उंगली उठने वाली बात आई, कह रहे काफ़ी हीटेड जो डिस्कशन हुआ, वहीं से पूरा मामला जो है आगे तूल पकड़ा। और एक नेता मुझे बोल रहे थे कि पूरा शुरू किया तो मोनोलॉग से शुरू किया ज्ञानेश कुमार जी ने, आधा घंटा बोलते रहे। तो जो आप बात करिए ना कि सबने बोला से भाई सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सब बैठे हैं, आप फलाना लॉ, फलाना ढिमकाना लॉ हमें समझा रहे हैं, हम आधा घंटा वही सुन रहे हैं, आप हमारे सवालों के जवाब दीजिए। मतलब 2.5 घंटे की मीटिंग में से आधा घंटा निकाला जा सकता है, यानी 2 घंटे की मीटिंग और वो क्या 11 सवाल हैं हमारे, आपने 2 सवालों के जवाब दिए, आप हमारे बाकी सवालों के जवाब दीजिए। तो वो सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। तो उसमें आप देखिए कि यहाँ पे अभिषेक बैनर्जी का जो कैरेक्टर और पर्सनालिटी है, they say in Trinamool Congress he is not only the second in command but now he is emerging as the last word। और अभी उन्होंने यात्रा लॉन्च कर दी है। पिछली बार उन्होंने पंचायत चुनाव से पहले यात्रा जो लॉन्च की थी, उसका नतीजा था कि ना सिर्फ पोल्स ये लोग जीते थे, लोकसभा में बहुत मतलब कि एक तरीके से बहुत भारी भरकम तरीके से इन लोग की ज़बरदस्त जीत हुई थी। और जो कांग्रेस में हम बात करते हैं कि राहुल गांधी नीड्स अ सेकंड इन कमांड, विल प्रियंका गांधी स्टेप इन? तो हियर द कांग्रेस कैन लर्न फ्रॉम द TMC कि यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से ममता बनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी। ये सवाल उठता है ना मैम कि विल समबडी बी एबल टू कम आउट ऑफ समवन्स शैडो। ये हम लोग बहुत पॉलिटिकल रिपोर्टर्स बहुत बात करते हैं। अभिषेक बनर्जी अपने आप में, और बहुत कम उनके बारे में बात होती है, अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि कैसे किसी के शैडो में रहते हुए भी आप संगठन का विस्तार कर सकते हैं। लोकसभा में मुझे इस बात से ध्यान आता है कि लोकसभा में बहुत फॉर्मिडेबल विक्ट्री लेकर आए अभिषेक बनर्जी ही इंचार्ज थे लोकसभा कैंपेन के तृणमूल के। उसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब यहाँ से उनका रोल लोकसभा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
लेकिन फिर इंटरनली कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई। मुझे तृणमूल में इस तरफ के खेमे के लोगों ने ये समझाया कि चीज़ें अभी मुफीद नहीं हैं, लेकिन फिर एक मिनट हाँ। ये जो तुम कह रहे हो इस तरफ, तो क्या टीएमसी में भी खेमे हैं? हाँ बिल्कुल है। ऑफिस ऑफ ममता बनर्जी एंड ऑफिस ऑफ अभिषेक बनर्जी एग्जिस्ट करता है, और ये सबको मतलब है। जो लोग तृणमूल और बंगाल की राजनीति को देखते हैं उनको समझ में आता है कि ये एग्जिस्ट करता है, ये फॉल्ट लाइंस हैं। और उसी फॉल्ट लाइन से कैसे ऑफिस ऑफ ममता बनर्जी सुप्रीम है, इसको एक्सेप्ट करना अपने आप में पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। और आखिर चीज़ कि उससे पिक्चर से आउट होने के बाद अब देखिए कैसे राइट टाइम पे अभिषेक बनर्जी ने फिर से चार्ज ले लिया है। पिछली बार का नारा क्या था? बांग्ला निजेर मेके चाय, बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। इस बार अभिषेक बनर्जी ने बंगाल चुनाव का नारा दे दिया है, आबेर बांग्ला इस बार बांग्ला जीतेगा। जतोई करो हमला अबार जीतबे बांग्ला, आबार जीतबे बांग्ला। जितना करो हमला उतना ही बंगाल फिर से जीतेगा। तो कितना अग्रेसिव टाइटल है आप देखिए, मतलब। और वो पद यात्रा निकाल ली है। पर इससे इतर अगर अभिषेक बैनर्जी के सामने बीजेपी में कौन खड़ा है, पीछे की कहानी क्या चल रही है? क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि अभी गृह मंत्री का भी ऐश्वर्या दौरा था उनके ये तो शुरुआत है, उनके बहुत दौरे होंगे। उससे पहले जो आप कह रहे हैं टीएमसी वाली बात, मौसमी अभी संसद का सत्र खत्म हुआ है, तो जो आप मौसमी बात कर रहे थे कि किस तरीके से अभिषेक बैनर्जी और अमित ने भी बोला कि भाई दो खेमे बटे हुए हैं, तो टीएमसी के एमपीज जो हैं राज्यसभा लोकसभा, यूजुअली वो आपने भी देखा होगा एक साथ घूमते हैं, वो मकर द्वार से भी एक साथ ही उतरते हैं। तो एक बहुत बड़े टीएमसी नेता जो हैं, जब वो मकर द्वार से उतर रहे थे तो लास्ट सीढ़ी पे मैंने उनको पकड़ लिया। अब टाइम उतना ही है, इस वाले गेट से वो पुरानी बिल्डिंग के गेट तक आपको उसमें ही बात करनी है। मैंने उनसे ये पूछा कि बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है, 2021 में भी थी, बट इस बार तो अलग कॉन्फिडेंस उनको नजर आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि आप तैयार रहिए, सरकार हमारी आ रही है। आपको क्या लगता है, टीएमसी का असेसमेंट क्या है? टीएमसी के नेता का ये कहना है कि लड़ाई तो ये है ही नहीं कि विपक्ष के अंदर कौन सी पार्टी रहेगी, क्या है लड़ाई, ये है कि टीएमसी 2/3 से जीतेगी या 3/4 से जीत के आएगी। तो ये कॉन्फिडेंस इस समय टीएमसी के अंदर है कि हम इतना जीत रहे हैं। जितेंद्र जी, आप तो गए थे अभी कोलकाता, अभी गृह मंत्री जब कोलकाता गए थे, तो ये है प्लानिंग बीजेपी की कि गृह मंत्री हर महीने में 2 दिन जो है कोलकाता, तमिलनाडु, इसके साथ साथ असम, इन तमाम जो चुनाव जिन राज्यों में हो रहे हैं वहाँ पर उनका दौरा कंटिन्यू रहेगा। तो जब 2 दिन तक वहाँ रहे तो हमने वहाँ पर ऑब्जर्व किया बहुत सारी चीज़ें। जो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस गृह मंत्री ने ऑल्टेयर होटल है वहाँ पर किया था, उसमें हमें जाने का मौका मिला। हमने देखा वहाँ पर कि क्या था स्ट्रेटजी के लिहाज से, किस तरीके से, और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला उससे हमने पॉइंट्स क्या निकाले जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5 महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने बोले। एक तो उन्होंने सोनार बांग्ला को लेकर के बोला कि बंगाल की अस्मिता और बंगाल को लेकर के जो वहाँ की संस्कृति है, कल्चर है वहाँ का, उसको लेकर के लड़ाई इस बार बीजेपी लड़ेगी। सीधे सीधे उन्होंने सवाल उठाया ममता बनर्जी सरकार को लेकर के। इसके साथ साथ जो दूसरी पार्टियां वहाँ पर पहले रही हैं, चाहे लेफ्ट पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, उनको लेकर के भी गृहमंत्री ने घेरा। दूसरा, घुसपैठिया एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और इस चुनाव में हमें ये लग रहा है कि सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर ये आएगा। उन्होंने, हाँ, टीएमसी जरूर ये कहती है कि घुसपैठियों को लेकर के बॉर्डर पर बीएसएफ है, कैसे आ जाते हैं, लेकिन गृह मंत्री ने उसको लेकर के पलटवार किया और बड़ी बात बोली। उन्होंने बोला 5-5 लेटर लिखे गए, 5 से 7 चिट्ठियां खुद उन्होंने लिखा। वहां पर जो बॉर्डर आउटपोस्ट बनते हैं उनके लिए जगह चाहिए होती है, और उसके लिए जमीन स्टेट गवर्नमेंट देती है, वो नहीं मिलती। बहुत अहम बिंदु है यहाँ मैं जोड़ना चाहूंगी। जो फेंसिंग का काम वहाँ पर चल रहा है उसको लेके भी जिस तरह से अग्रेशन के साथ काम हुआ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। और शायद ये जो सुरक्षा का बिंदु आप बोल रहे हैं, घुसपैठिया प्लस सिक्योरिटी एंगल, क्योंकि अभी बांग्लादेश में काफ़ी कुछ चल रहा है, और पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो हमारा बॉर्डर है दैट हैज़ बिकम बहुत वल्नरेबल हो गया है। तो वहाँ पर बीजेपी सिक्योरिटी के एंगल से बहुत सारे ऑपरेशंस चला रही है, बहुत सारी मल्टी एजेंसीज ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि इस इलेक्शन में
वो भी एक अहम मुद्दा होगा, घुसपैठिया और कैसे सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं इन लोगों की आड़ में। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो भारत को की सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा कर सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में जो जितेंद्र कंप्लीट कर रहे हैं उसमें शिवानी ये बताइए कि क्या रिसेंटली चुनाव के पहले ये बढ़ा है ये जो पूरा ऑपरेशन है? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे ऑपरेशंस चल रहे हैं। एक तो बीएसएफ की बात कर रहे हैं हम, बीएसएफ में बॉर्डर फेंसिंग बहुत सारी जगहों पे चल रही है और बहुत जगह हमने टकराव देखा लोकल्स के बीच में, बीएसएफ के लोगों के बीच में, क्रॉस बॉर्डर पॉपुलेशन और बीएसएफ के बीच में, तो वो एक बड़े संघर्ष के तौर पर उभरा है। क्यों? ऐसे लोग जो क्रॉस बॉर्डर करके भारत में अराजकता फैलाते हैं उनके लिए ये अच्छा नहीं है, तो उसको अपोजिशन हो रहा है उसका बहुत ज़्यादा, और ये बहुत बढ़ा है पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें। एक और अहम इशू मैं आपको बताती हूँ, बांग्लादेश में कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बैंड हैं, उनके कुछ एलिमेंट्स कैसे बंगाल की तरफ से या आसाम की तरफ से इंडिया में इंट्रूड कर रहे हैं, तो वो एक सेंसिटिव जोन बना है, उनके खिलाफ बहुत ऑपरेशंस चल रहे हैं। आर्मी ने वहाँ पे एडेड गैरिजन्स बनाए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मल्टीपल एजेंसीज, बीएसएफ हो गया, आर्मी हो गया, लोकल पुलिस हो गई, वो सब बहुत से ऑपरेशंस ऐसे चला रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले इलेक्शन में ये जो सिक्योरिटी का इशू है, नेशनल सिक्योरिटी, वो भी एक अहम बिंदु होगा, और ख़ास तौर पर जो घुसपैठिया के खिलाफ अभियान चल रहा है। ऐश्वर्या बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही है शिवानी। ये इसमें मौसमी एक न्यूज़ ये भी आई है कि कतार बना के लोग जो हैं वो बंगाल से अब वापस बांग्लादेश की तरफ कूच कर चुके हैं, और बहुत सारे बॉर्डर इलाकों के अंदर ये न्यूज़ आई है कि बहुत भारी तादाद में लोग विकेट करने लग गए हैं अपने घर। बॉर्डर की अगर बात करें तो वहाँ कई बार जाने का मौका मिला, शिवानी भी गई, मैं वहाँ पर गया हूँ। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पिलर्स सिर्फ लगे हुए हैं, कई जगहों पर फेंसिंग नहीं है जहाँ पर अभी ज़रूरत है उसकी फेंसिंग, और उसके लिए ज़मीन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, उसी को लेकर के बहुत ज़्यादा लड़ाई है। कई जगहों पर तो ऐसे लगता है कि जो पिलर लगे हुए हैं, एक घर इस पार बना हुआ है, दूसरा घर बॉर्डर के उस पार, वहाँ उछल के चले जाइए उधर, तो ऐसी सिचुएशन आती है। उन तमाम चीजों को ठीक करने की कोशिश जरूर केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हाँ, कवर करते हुए स्टोरी, हाँ, वहाँ उस दौरान फांद लगा दी, वहाँ पहुंच गए, बांग्लादेश पहुंच गए। जहाँ फेंसिंग नहीं है वहाँ पर तो घर ऐसे हैं जो दोनों तरफ इधर हैं और एक हिस्सा उसका दूसरी तरफ है, ऐसा भी बॉर्डर का इलाका है। गांव में ऐसी सिचुएशन है जिसको कि सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है कि इसको किस तरीके से करना है। दूसरा सबसे बड़ी बात है, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब अमित शाह चल रही थी, उसी जगह आ रहे हैं, तो वहाँ हमने देखा कि जो लोकल लीडर्स हैं उन लोकल लीडर्स को पूरी तवज्जो दी जा रही है। एक बीजेपी की स्टाइल और गृह मंत्री की आपने वो देखा होगा कि किस तरीके से, चाहे वो दिल्ली चुनाव हो, बिहार चुनाव हो, या फिर रिसेंट में जो भी चुनाव हुए हैं, वहाँ पर एक उन्होंने नया तरीका, मैक्रो लेवल में तो पूरा होता ही है, बड़े लेवल में, बड़े कैनवास में बड़े लीडर्स सब जाते हैं और वो सारा प्रचार प्रसार होता है, लेकिन माइक्रो लेवल का भी मैनेजमेंट चल रहा है। इस बार पश्चिम बंगाल के लिए भी किया जा रहा है। वो क्या है? वो ये है कि जो अलग अलग राज्यों के नेता हैं, चाहे वो छोटा पार्षद ही क्यों ना हो, चाहे वो नीचे लेवल का बहुत ही मतलब बड़ा नेता ना हो, उन तमाम नेताओं को पूरे दल बल के साथ ये प्लान किया जा रहा है, जैसे दिल्ली बिहार में किया गया, कि उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी उनको भेजना है और पश्चिम बंगाल में जीतना है। ये स्ट्रेटेजी उस दौरान बनाई गई। दूसरा ये किया गया कि वहाँ हमने देखा कि मतुआ समुदाय को खास तरीके से, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनकी पॉपुलेशन करीब 3 करोड़ के आसपास है स्टेट में, उस पॉपुलेशन का जो लिहाज से अगर देखा जाए तो 20 से 25% जो है वो वोटर हैं, और 70 सीटों में मौसमी इन लोगों का इफेक्ट रहता है। तो ये 2024, 19 और 21 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, और 19 और 24 में मतुआ समुदाय के इलाके से बीजेपी को बहुत ज़्यादा सीटें मिली। तो इसमें किस तरीके से कंसंट्रेट करना है, उसमें और ज़्यादा पेनिट्रेट करना है, उन तमाम इलाकों में उसकी स्ट्रेटजी बनाई गई। तो उस दौरान हमने जो ऑब्जर्व किया,
प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, क्या स्टाइल अंदाज था। स्टाइल अंदाज, उसमें हमने बताया कि 4-5 चीजें थी जिसको कि लेकर के बड़ा सोनार बांग्ला हो गया, घुसपैठिया हो गया, वंदे मातरम का मुद्दा हो गया, और इसके साथ साथ जो लोकल लेवल पर या फिर उस स्टेट में भ्रष्टाचार का मुद्दा है ये भी बीजेपी उठा रही है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो लुआब ये था, और वहां जो लोकल लेवल के नेता थे उनको सबको तवज्जो दिया जा रहा था। कोशिश ये थी कि रूट लेवल में एकदम जड़ तक जा करके प्रहार करना, जिससे कि ज्यादा सीटें जो है बीजेपी की आए। इसमें लेकिन सवाल आप दोनों से है मेरा, एकदम इंटरेस्ट जाग गया मेरा, क्योंकि स्क्रिप्ट कमोवेश जितेन भाई सॉरी 2021 वाली ही है। हम लोग 21 में भी चुनाव जा रहे थे, तब भी अमित शाह गृह मंत्री बात कर रहे थे, सोनार बांग्ला, इलीगल माइग्रेंट, सारी चीज़ों पे बात हो रहा था, करप्शन पे बात हो रहा था। क्या शुभेंदु अधिकारी को वेतन देने जा रही है भारतीय जनता पार्टी या नहीं, पहला। और दूसरा, पिछले चुनाव के जो बीजेपी के सूत्रधार थे स्थानीय स्तर पर, दिलीप घोष कहाँ है? ये जो आपने पहला सवाल पूछा कि क्या दूसरा वेतन पहले में- जवाब दे दीजिए। पहले का पहला देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अभी हाल ही के अंदर जब जितेन जी गए थे वहाँ पे, तो वहाँ मीटिंग भी हुई थी, और गृहमंत्री अमित शाह का एक स्टाइल ये भी रहता है कि देर रात को भी मीटिंग्स होती हैं। इस मीटिंग के अंदर लोकल लेवल के नेता थे, इसके अंदर शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि वेतन जो है वो धीरे धीरे करके दिया जाए, क्योंकि जितना बड़ा चेहरा वो हैं उसको फुल्ली यूटिलाइज करने की कोशिश इस समय भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप सही कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट थोड़ी सेम सी लगती है, लेकिन पिछले 5 सालों में बीजेपी ने काम बहुत किया है ग्राउंड के ऊपर। मुझे एक चीज और लगती है कि शायद ये इलेक्शन पिछले इलेक्शन से ज्यादा वायलेंस देखेगा। इस बार हमें वेस्ट बंगाल में शायद ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलेगा, बिकॉज हर एजेंसी और हर पार्टी जो इन्वॉल्व है, कांग्रेस का मौसमी आप बताइएगा कि कितना स्टेक है, क्योंकि हमने संसद में इस बार देखा मैं कि मूक दर्शक बनी बैठी हूँ। नहीं हाँ, बंगाल, इसीलिए बिल्कुल बंगाल कांग्रेस की तरह। इशारों से समझ जाइए मैं क्या कह रही हूँ। क्योंकि जो हमने संसद में देखा इस बार, कांग्रेस और टीएमसी वो एक पटरी पे चलने वाली ट्रेन नहीं थी, वो 2 अलग अलग ट्रेनें चल रही थी, अलग अलग स्पीड से चल रही थी। कांग्रेस एक तरफ प्रोटेस्ट कर रही है साइलेंट, तो पीछे से टीएमसी फुल जोर शोर में चिल्लाते हुए प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही थी। तो क्या है इन दोनों का मामला आपस में बंगाल में? लेकिन दिलीप घोष रह गया। हाँ, दिलीप घोष का क्या है? दिलीप घोष मुझे लगता है कि ऐसे कई बहुत नेता है ज्यादा, बीजेपी में हाँ, जिनको ढूंढना पड़ेगा। अभी उधर शायद भी तो थोड़ा ये सा- अपने आप में जवाब है। हाँ। अब दिलीप कांग्रेस घोष- पे आते दिलीप हैं। घोष- अभी मैं गया था जब, तो एक वहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट बोले कि भाई देखो, दिलीप घोष जब से थोड़ा सा किनारे हाशिए में आए हैं, मिलते खूब हैं। अच्छा, ठीक है, तो हमने कहा क्या, बोले कि उनका घर है साल्ट लेक सिटी के पास, उनका घर है, वहाँ से घर से निकलते हैं और वहीं एक बहुत बड़ा पार्क है, टहलते हैं वहाँ। उनकी वहाँ पर समय है उनके पास। पूरा है, समय खूब है, टहलते हैं, और जो इंटरव्यू देते हैं ना सारे पत्रकारों को वहीं पार्क के सामने सुबह 9 बजे 9:30 बजे अपना टहलने के वक्त ही बुला लेते मतलब हैं। फिटनेस और फ्रीक वहीं हो से गए हैं कि हाँ। पहले से थे? नहीं, पहले नहीं भी नहीं, पहले से ही थे मिलनसार और हो गए। हाँ, मिलनसार और हो गए, और उन्होंने जो है वहीं बुला करके सबको इंटरव्यू देना, और वहीं से लाइन लेंथ, पॉलिटिकल लाइन, ये सब तय करते हैं। ये कांग्रेस में ही होता है कि नेता हाशिए में होते हैं फिर भी मिलनसार नहीं होते हैं, उतना ही अहंकार और एरोगेंस चलता रहता है। मुझे लगता है ये एरोगेंस कांग्रेस की थोड़ी सी विरासत है कुछ नेताओं की। अब इस पे मुझे ट्रोल किया जाएगा तो ट्रोल कर लिया जाए, हकीकत तो हमें बोलनी ही है, रिपोर्टर्स अफेयर है। नहीं, लेकिन मौसमी, इससे मुझे ऐसा लगता है कुछ कांग्रेस नेताओं से जिनसे मैं मिली, कि कुछ पुराने जो दिग्गज थे वो काफी मिलनसार अब हो गए हैं, ऐसा लगता है। एटलीस्ट मकर द्वार पे ऐसा लगता है। दोनों लोगों का अलग अलग हाँ, कि एक्सपीरियंस है। वो शायद ज्यादा अच्छा, एक कारण ये भी हो सकता है कि भाई हो सकता है उनको ऐसा लगता हो कि जो हमारी पार्टी कवर करते हैं उनसे ज्यादा ना मिलना हो। नहीं, उनका वो कितने पानी में वो हमें पता है ना, इसलिए। हाँ, ये बड़ा रीजन हो सकता है। मैंने सुना है कि अब कांग्रेस नेता जो है नए रिपोर्टर्स को बुलाते हैं खबर देने के लिए, क्योंकि अगर वो प्लांटेशन ड्राइव पौधारोपण कर रहे हैं तो जो पुराने पत्रकार हैं वो कहेंगे पौधारोपण मत कीजिए या हम चलाएंगे नहीं। तो वो भी होता है कि अब और कुछ ऐसे नए कांग्रेस में नेता आ गए हैं जो अपने आप को नया ही नहीं मानते हैं, वो अपना विशाल अनुभव काउंट करते हैं। तो हमारी टाइमलाइन जो है मुरझा जाती है कि ये कब आए थे।
तो वो बहुत बड़े पोस्ट पे है या बहुत इन्फ्लुएंशियल है। कांग्रेस अभी जेनजीज पर काफी भरोसा कर नहीं, रही है। बंगाल में किस पे फोकस कर रही है? क्योंकि हाँ, ट्रेन तो बंगाल पे हम बंगाल पे आते हैं तो कांग्रेस जो है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ममता बनर्जी यानी कि दीदी कांग्रेस को अब्दुल्ला तो बनने नहीं देंगी कि ये बेगानी शादी है, आप बेगाने ही रहो, दीवाने होने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे एक नेता कह रहे थे मतलब कि ऐसे तो पार्टी की लीडरशिप इंदौर में क्या हो रहा है, आ गया राहुल गांधी का पोस्ट आ गया। बेंगलुरु में क्या हो रहा है, अगर कुछ हस्तक्षेप होता है तो आ जाता है। असम में कुछ होता है तो राहुल गांधी कह देते हैं, प्रियंका गांधी टिप्पणी कर देती हैं। लेकिन वही नेता कह रहे थे कि हर चीज़ पे पार्टी का पोस्ट आ जाता है, पर बंगाल में कुछ होता है तो सब आंख मूंद के बैठ जाते हैं। सच है। कोई लीडरशिप की इच्छा शक्ति ही नहीं है बंगाल में कुछ करने की। वो इतना अपना रोना दुखड़ा रो रहे थे। और ये एक ही नेता नहीं है, दूसरे नेता कह रहे थे कि देखिए मुझे तो लगता है कि जो आप लोग डिस्कस कर रहे थे तो अब ममता बनर्जी कितना खैरात में उन लोग को सीट दे, इस पे भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है। जरूरत ही क्या है कांग्रेस प्रश्न है क्या? है। नहीं, ये जो अमित ने बोला मौसमी, ये संसद में टीएमसी एमपीज में भी ये बात हुई है। और एक नेता ने मुझे कहा कि मकरद्वार से वो गाड़ी की तरफ जा रहे थे, तब उन्होंने ये कहा कि आप ये बताइए ना कि जब बैटिंग की बारी आती है और बॉल गिरती है तो कितनी बार डक पे कांग्रेस आउट हुई है, कितनी बार चौका मारा, कितनी बार छक्का मारा। कहते सब कुछ जो है वो बड़ा जीरो ही है। तो फिर आप खैरात की बात कर रही थी वो ठीक है कि आखिरकार दान दिया भी जाए तो क्यों दिया जाए, कुछ तो होना चाहिए कि भाई जरूरत क्या है। उसमें एक एंगल है कि अभी बंगाल में ममता बनर्जी की क्यों ये टेम्पलेट अमित शाह की सेम है, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी का युद्ध अलग हो गया है। पिछले बार के मुकाबले इस बारी उनकी लड़ाई और तीखी और मुश्किल और जटिल है। और उसमें जो एक मुस्लिम अपीजमेंट का जो आरोप है वो बहुत ज़्यादा लग गया है। वहीं मुस्लिम समुदाय थोड़ा ममता बनर्जी से नाराज़ है क्योंकि ममता बनर्जी मंदिर टेम्पल स्प्री पे भी गई हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं फीडबैक मिला होगा। और लगातार अगर घुसपैठिए और हिंदू मुस्लिम पर पटकथा लिखी जाएगी बंगाल में, तो मुझे वो बता रहे थे नेता कि इस बारी वो कह रहे थे कि इस बारी ममता बनर्जी के लिए मुश्किल है क्योंकि जो बीजेपी का वोटर है मौसमी, वो उसको ना बीएलए की ज़रूरत है ना उसको बीजेपी के कार्यकर्ता की ज़रूरत है, जो पिछले 5-10 साल से पुलिस की लाठी भी खा चुका है बीजेपी का कार्यकर्ता, तो वो तो पक्का कार्यकर्ता है। और कार्यकर्ता एक बार ही सोच सकता है कि पुलिस भी इनकी है, प्रशासन भी इनका है, मैं जोखिम क्यों लूँ। पर जो बीजेपी का वोटर है, जो परसेंटेज है, वो अपना साइलेंट रहता है। उसको बीजेपी पे वोट डालना है, उसके लिए बूथ मैनेजमेंट की भी बीजेपी को ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं, बीजेपी का वोटर साइलेंट तो नहीं है बंगाल में। नहीं, मतलब इतना लाउड है कि पिछली बार पोस्ट पोल वायलेंस जो हमने देखा, असल में घटना छोटी सी मैं इस पे ऐड कर देता हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये वो कह रहे हैं क्योंकि बंगाल की सियासत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है कि बीजेपी का वोटर को बार बार बोलने की जरूरत नहीं, हो जाके वोट डाल देगा। मोटिवेटेड मतलब मोटिवेटेड है उस तरीके से। तो मौसमी यही हमारी कहानी है, मतलब कि इससे ज़्यादा हम क्या कहें। हमको चुप बैठ के मूक दर्शक, म्यूट स्पेक्टेटर बन के देखना पड़ेगा। ये कांग्रेस की लाइन अभी तक आपको समझ आई है? ये समझ में आई है क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल डीएक्टिवेटेड चल रही है। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, नहीं, उसमें ये भी नंबर्स में ये भी है ना कि कितने विधायक हैं कांग्रेस के पास बंगाल में। ये सवाल अपने आप में जवाब देता है कि कितना प्लेटर पे आएगा। और जो नेता सबसे ज्यादा अधीर थे पिछले चुनाव में अधीर अच्छा, वो भी साइलेंट हो गए। काफी धैर्य रखते हुए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए थे, तो क्या होने वाला है उनके साथ आगे, अरे वो ये बहुत भी बता दीजिए आप। ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अधीर दादा ट्रू टू हिज नेम, वो राहुल गांधी को भी डांट चुके हैं। राहुल गांधी को भी वो कह चुके हैं कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि पिछले से पिछली बारी जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो नए अध्यक्ष का अनाउंसमेंट हो गया था इसी तरह की चुनावों की ऊहापोह में, और अधीर दादा को इन्फॉर्म नहीं किया गया था।
और मतलब कि औपचारिक तौर से ये होता है यू थैंक द आउटगोइंग प्रेसिडेंट। तो अधीर दादा ने उठा के फ़ोन लगा दिया राहुल गांधी को, या कहीं मिले राहुल गांधी उनको। तो अधीर दादा ने और उनको हम लोग से पता चला, हमने कहा दादा आप चेंज हो गए, आपका तो अब नहीं है, आप नहीं ऐसा तो नहीं है बहन जी करके बात करते हैं। मैं कहा नहीं आप तो अब अध्यक्ष ही नहीं है। तो बोले अच्छा मैं पता करता हूँ। ऐसे ही हुआ उनके साथ। तो उसके बाद जब एक दो साल बाद हम उनसे मिले और दोबारा उनको अपॉइंट कर रहे थे, तो बोले मैंने पिछली बार भी राहुल गांधी को बोल दिया था कि ऐसा नहीं चलेगा, मतलब मैं आपके प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, अगर आप मुझको हटाने थे तो मुझे बताने थे आपको, मुझे बताए बगैर आप हटाएगा तो अच्छा मैसेजिंग नहीं है ना राहुल जी। तो राहुल जी ने उनसे सॉरी बोला कि सॉरी कि इस तरीके का हुआ आपसे, और मैं मानता हूँ अपनी गलती। और फिर अगली बारी जब उनको अपॉइंट किया गया तो बाकायदा देखिए ना कितना लोकसभा में भी उनको पोजीशन दी गई और लीडर बने वो। तो अपने आप में अधीर दादा जो हैं, पर इस बारी साइलेंट मोड में है। और किसी ने उनसे पूछ लिया जो आप सवाल पूछ रहे हैं, किसी पत्रकार ने पूछ लिया आपका बीजेपी ज्वाइनिंग का है। पिछली बार तो उन्होंने लीगल नोटिस देने की धमकी दे दी थी, किसी पत्रकार ने चला दिया था कि बीजेपी जा रहे हैं, हाँ चुनाव से पहले 2024 का। और इस बारी बोले ऐसा उल जुलूल उल्टा पुल्टा सवाल कहाँ से लेके आते भाई साहब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उनको लताड़ दिए। तो बोलते हैं कि वही मतलब अधीर कहते हैं मैं जो करूंगा डंके की चोट पे करूंगा, ऐसे छुप छुप के नहीं करेंगे। अब छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, चाय भी खत्म होगी, चाय मंगवा लेते हैं। हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। 2026 में एक बड़ी खबर जो आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं या तो सुनी होगी या पढ़ी होगी कि क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच। ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब हम आपको देंगे रिपोर्टर्स ऑफ एयर पर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमें सुन भी सकते हैं एप्पल पर और स्पॉटिफाई पर। पूजा उसके अंदर होती थी, पूजा उसके नीचे भी होती थी, सेंट्रल डोम के नीचे ही होती थी, नीचे ही जाते थे सेंट्रल डोम के नीचे, सेंट्रल डोम के अंदर पूजा होती थी। हाँ होती थी। तो फिर नमाज बंद हो गया ना। जहाँ आप रामलला कह रहे हैं कि जहाँ पर पैदा हुए गर्भगृह जो था वो एक्चुअली कहाँ था, क्या अंदर था? इस पे विवाद नहीं है कि वहाँ पे एक मस्जिद का ढांचा बनाया गया था, इस पे विवाद है कि वो कभी मस्जिद में कन्वर्ट हुआ था या नहीं। लेकिन जब कोई मस्जिद बनाई होगी कैसे मुमकिन है कि उसमें कभी नमाज ना पढ़ी गई हो? ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था तो जिलानी साहब ने जवाब दिया ये मॉस्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट था ही नहीं। ये तो हिंदू और मुसलमान का मामला है, इसमें निर्मोही अखाड़ा क्या कर रहा है? 1528 में जो हुआ उसके लिए उस वक्त जो जीवित विटनेस थे वो उनको तो आप बुला नहीं सकते हैं, और अगर आपने बुलाया वो आ गए तो बाकी लोग भाग जाएंगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। वो जो तोड़ने गए थे उन्होंने अपने भगवान को भी नहीं छोड़ा, उनके आस्था की जगहों को भी नहीं छोड़ा। नहीं है वो तो। कौन नहीं यार जी? हाँ गए ना राजस्थान, इतना बड़ा फंक्शन अटेंड कर, न्यू ईयर का। न्यू ईयर का मुझे लगा engagement। मुझे लगा भाई इनवाइट होगा, हो सकता है सगाई का इनवाइट होगा तो हो सकता है पार्टी करने गया। नहीं ऐश्वर्या आरजी वहां से बोल रहा था राहुल गौतम, अरे मैम मैं छुट्टी में क्या गया, ऑफिस का फोन पे फोन, सगाई कब है, सगाई कब। हमने कहा छुट्टी मनाओ, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। इनको ये तो नहीं लगा इन्हीं के भांजे की सगाई है वहां पे। बोला मैं दूसरा डेस्टिनेशन चूज कर लेता, राजस्थान ही क्यों गया। रणथंभौर में थी ना, और रेहान वाड्रा की सगाई थी और सभी लोग गए थे, पूरा गांधी परिवार उनको तो जाना बनता है। हाँ। उनका तो जाना बनता है। तो उसी समय खबर ये फूटी और राहुल गांधी बहुत अच्छी तरह से मुझे बोले कि मैं अपनी छुट्टी पे जा रहा हूँ नए साल मनाने के लिए। तो हमने कहा कहाँ जा रहे हो? राजस्थान। तो दूसरे दिन फोन, अरे मैडम मैं राजस्थान क्यों आ गया, देखिए ना लगातार फोन बज रहा है। आपको राहुल गौतम ने बात कही, राहुल गांधी ने नहीं। ये तो ये डिस्क्लेमर अभी डाल देते हैं। क्या आपको राहुल गौतम ने ये बात बोली? अब राहुल गांधी मुझे मैडम तो बोलेंगे नहीं तो बात जो है आरजी आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो बड़ी खबर हम सब सुन रहे हैं, हम सब ने कहीं ना कहीं उसको पढ़ा भी है, 2026 को लेके क्या युद्ध हो सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, पूरी दुनिया इसको बहुत ध्यान से पढ़ रही है। यूएस की एक रिपोर्ट है और सुगबुगाहट जो है वो महसूस हो रही है पॉलिटिकल सर्कल्स में भी और ब्यूरोक्रेसी में भी। शिवानी आप डिफेंस कवर करती हैं, ये जो रिपोर्ट है पूरी तरह से सही है, कुछ बात सही है या पूरी तरह से गलत है? देखिए ऐश्वर्या, मैं इस तरह से देखती हूँ एक डिफेंस रिपोर्टर होने के नाते, अगर मैं भारत को देखूँ पिछले कुछ माइलस्टोन्स की बात करें तो मुझे लगता है कि एक भारत प्री ऑपरेशन सिंदूर है और एक भारत
पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर है। क्यों? एक लकीर खींच दी है भारत ने कि अब अगर कोई भी आतंकवाद की घटना होती है, भारत चुप नहीं बैठेगा। घर में घुस के मारने की जो बात कही गई थी वो अब हमने देख ली 2025 में, और 2026 में क्या एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के तहत बड़ा एक्शन होगा? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि यूएस की एक रिपोर्ट आई है हाल ही में जिसमें बहुत सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं। सिर्फ यूएस की रिपोर्ट की बात नहीं करूंगी। जब ये खबर मैंने पढ़ी तो आमतौर पे हम अपने सोर्सेज के साथ मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम बैठे थे और हमने बातचीत शुरू की। हमने पूछा कि कितनी ऑथेंटिक है, क्योंकि बहुत बार यूएस रिपोर्ट्स या इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पे बहुत विश्वास नहीं किया जाता। तो जब हमने अपने सोर्सेज से बातचीत करनी शुरू की और उसके अलावा जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हमें मिलते रहते हैं हर दिन, तो एक बड़े अधिकारी ने मुझे बताया कि पाकिस्तान बाज नहीं आया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अब बहुत ही अग्रेसिव मोड में अपने जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको रिवैम्प करना शुरू किया है। आईसिस, आईएसआई और जो इसके अलावा जो टीटीपी जैसे संगठन है, उनकी शक्ल में कैसे अपने आप को आईएसआई अब रिवैम्प कर रहा है, कैसे नए टेरर प्लॉट्स को जम्मू और कश्मीर में खास तौर पे इस जनवरी के महीने में प्लान किया जा रहा है। इंटेलिजेंस इनपुट्स ये कह रहे हैं। और इसके इतर सेना, भारतीय सेना से जो इनपुट्स हम लोग को मिलते हैं, एक होते हैं ऑफ रिकॉर्ड इनपुट्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ओपन डोमेन में नहीं जाती हैं, लेकिन पहली बार भारतीय सेना ने एक रिलीज़ दी, एक जानकारी दी, एट्रीब्यूटेबल जानकारी दी कि बहुत ही अग्रेसिवली इस वक्त भी जम्मू के पूरे इलाके में बहुत बर्फबारी हो रही, हम सब देख रहे हैं। तो जो अपर रीचेस हैं वो वहाँ तक, और आमतौर पे इतने अग्रेसिव ऑपरेशंस नहीं होते थे, लेकिन इस बार पहली बार संख्या बताई है कि अराउंड 35 टेररिस्ट सिर्फ जम्मू के इलाके में, जो फॉरेन टेररिस्ट हैं वो वहाँ पर एक्टिव हैं, और उनको कैसे न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत दिन रात यहाँ पे ऑपरेशंस चल रहे हैं। युद्ध हो सकता है या नहीं, इसका ये भी एक बहुत बड़ा जवाब है, क्योंकि भारत पहले ही अपना रुख साफ कर चुका है कि एक्ट ऑफ टेरर वुड बी एक्ट ऑफ वॉर। और पाकिस्तान को भी हम देख रहे हैं, आसिम मुनीर के जो जिस तरह से वक्तव्य आ रहे हैं, या फिर टर्की से जो नए वेपन सिस्टम्स वो लोग ले रहे हैं, ड्रोन्स बहुत सारे ले रहे हैं, बहुत ही अग्रेसिव उनके भी ड्रोन्स प्रोक्योरमेंट हो रहे हैं, चीन के साथ वेपन सिस्टम्स ले रहे हैं। तो 2026 विल बी एन एक्शन पैक्ड ईयर, ऐसा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कह रही हैं, ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट्स जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं वो कह रही हैं। और जो ग्राउंड पे गतिविधियां हैं टेरर मॉड्यूल्स को लेके, आप देख रहे हैं लगातार न्यूट्रलाइजेशन चल रहे हैं, आतंकवादियों को मारा भी जा रहा है और बार बार उनसे इंगेजमेंट हो रहा है, कहीं ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो ये सब ये बात दिखा रहे हैं कि 2026 में जो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हो सकता है उसका एक नया वार देखने को मिले। जितेंद्र जी, आप तो दूर से पढ़ लेते हैं कि लोग बोल क्या रहे हैं, तो इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स हैं, एजेंसीज जो हैं, क्या आपको उनके रुख में भी थोड़ा सा एक चेंज नज़र आ रहा है? जैसे शिवानी ने बोला 35 फॉरेन टेररिस्ट को एलिमिनेट करना इस वेदर में, इसका मतलब कि बहुत मल्टी एजेंसी सरकार जो है वो इस पर लगी हुई है। देखिए, भारत की जो अभी नई स्टाइल है, उनका एक ही वाक्य है कि जो हमें छेड़ता है उसको हम छोड़ते नहीं। तो अब इस स्टाइल में जो काम कर रहा है भारत, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो रिपोर्ट्स, अमेरिका की रिपोर्ट हैं, इन तमाम चीज़ों में अगर कुछ भी एक्ट होता है तो उस एक्ट का पूरा जवाब दिया जाएगा। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस दौरान हमें जाने का मौका मिला बॉर्डर पर। मैंने वहाँ पर देखा सबसे ज़्यादा जो BOPs हैं जम्मू रीजन में, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, वहाँ पर हर एक BOP में मैं गया, 7-8 दिन वहाँ रुका हुआ था, सब में गया। उन लोगों का जो सिस्टम था कि किस तरीके से जो उनके सामने वहाँ पर लॉन्च पैड्स बने हुए थे, लॉन्च पैड्स को कैसे उन्होंने ध्वस्त किया BSF ने, वो सारी तस्वीरें एक बहुत नई चीज़ भारत ने बनाई है। सिक्योरिटी के लिहाज से उसका नाम तो हम नहीं लेंगे यहाँ पर, लेकिन वो ऐसी चीज़ है कि पाकिस्तान के भीतर घुस के तो मारता ही है, भीतर का सब कुछ जानकारी भी रखता है भारत। अच्छा। अंदर तक की जानकारी भारत के पास, भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज के पास है। उसका नाम नहीं लूंगा मैं, एकदम करेक्ट नाम लूंगा ही नहीं। निकनेम ले लीजिए, धुरंधर। हाँ, न्यू धुरंधर एकदम। तो उसमें वो जब मैंने देखा आंखों से अपनी,
नाम ही नहीं हो नजदीक धुरंधर है। नजदीक से देखा मैंने, उसमें उसका जो है ना तीसरी आंख जो है, उसको जब मैंने देखा तो मैंने कहा अरे ये स्थिति है भाई उधर पीओके की तरफ, और वहां पर क्या है, जो चीजें हैं वो हर एक सब टारगेट फिट है। किसी भी जगह अगर कोई मूवमेंट होता है तो उसको वहीं उड़ाने का और उसी जगह उसको ध्वस्त करने का पूरा प्लान तैयार है। और इस तरीके की तैयारी है जो बीओपीज में, ये तो मैं बीएसएफ की बात कर रहा हूँ, सेम इससे कहीं ज्यादा आर्मी की तैयारी है। तो पाकिस्तान अगर जो कुछ करता है, जैसा हमने देखा कि अभी जो रिपोर्ट्स, इंटेल रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें ये लग रहा है कि उन्होंने कैंप्स, जो टेरर कैंप है, उनको फिर से रीएक्टिवेट किया है। पहले तो क्या था कि कैंप्स को जंगलों में रखते थे, अभी इन्होंने एक नई तरीका अपनाया है और गांव के अंदर उनको कैंप्स को सेट किया है कि अगर उसमें टारगेट करें तो गांव वाले उस पे उनको दिक्कत हो, उनकी डेथ हो, तो पाकिस्तान पूरा इंटरनेशनली चिल्लाए और वो करे, गांव के अंदर शिफ्ट करने। और कैंप भी उनके शिफ्टिंग कैंप्स हैं, कभी गांव के अंदर, कभी जंगल में, कभी गांव के अंदर, कभी जंगल में, शिफ्टिंग कैंप्स लगा रहे हैं। तो ऐसी जो जानकारी आ रही है वो ये दिखाता है कि भारत के खिलाफ जो है फिर से किसी तरीके का वो एक्शन करने की कोशिश कर सकते हैं, और हमेशा उसके लिए उनकी तैयारी होती। फंडिंग भी पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई और अलग अलग एजेंसीज के द्वारा आतंकी ग्रुप्स को हुई है, ऐसी इंटेल रिपोर्ट्स हैं। और इसके साथ साथ जो सोर्सेज हैं इंटेल एजेंसी के, वो ये बता रहे हैं कि ये जम्मू रीजन जो है, यहाँ पर बर्फबारी कम होती है, तो सर्दियों के दौरान जो है यहाँ पर उन्होंने, उनके 4 कैंप्स हैं जिनकी जानकारी है, लॉन्च पैड्स बोलते हैं उनको। मसरूर बड़ा भाई शकरगढ़ में है जहाँ पर ड्रोन हब उन्होंने बना रखा। उन इलाकों से वो लोग घुसपैठ करने की प्लान बना रहे हैं। हालांकि पूरा बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा, उसका नाम भी अलग से दिया गया, ऑपरेशन सर्द हवा उन्होंने लॉन्च किया है, और बड़े लेवल में हर एक जगह चप्पे चप्पे एआई बेस्ड कैमरे लगे हुए हैं, ये सारा चीज। तो एक्शन हो रहा है, जिस तरीके से वहां से रिएक्शन जो भी चल रहा है उसके हिसाब से काम चल रहा है। मतलब वहाँ एक्शन हो रहा है तो यहाँ पे रिएक्शन जो है, भारत सारी एजेंसीज पूरी तरीके से तैयार है। तो हो सकता है कि 2026 एक्शन पैक बिल्कुल ईयर, जैसा शिवानी आपने कहा, जैसा जितेंद्र जी बता रहे हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से अलग अलग अपने मूविंग टेरर लॉन्च पैड्स कर रहा है, क्योंकि वो ह्यूमन शील्ड बनाता है। कोशिश उसकी ये रहती है कि बच्चों और महिलाओं के बीच में आतंकवादी छुपे रहें, क्योंकि भारत ने कभी भी ऐसे निहत्थे लोगों पर हमला नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर में भी जो प्रिसिशन स्ट्राइक्स थी, उसमें उस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि किसी निर्दोष की जान ना जाए। तो उसे अब एक टेक्निक के तौर पे यूज़ कर रहा है पाकिस्तान का जो टेरर मॉड्यूल है। वो ये कह रहे हैं कि महिलाओं के बीच में, गाँव के बीच में, ऐसी ऐसी जगह पे अपने टेरर कैंप्स बना रहे हैं ताकि वहाँ पर सीधे हमला ना हो सके। लेकिन हाँ, पर भारत मैन पावर और अपने सर्विलेंस और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से अब तक की अगर हम बात करें तो जो हमारे प्रोक्योरमेंट्स हैं ड्रोन्स को लेकर, सर्विलेंस सिस्टम्स, कैमरा यूनिट्स, या फिर हमारे जो वेपन सिस्टम्स हैं जो प्रिसिशन के साथ मार सकते हैं, उसमें बहुत ही अग्रेसिवली तेज़ी आ रही है, बहुत तेज़ी हो गई है। और अश्नी प्लाटून्स, खास प्लाटून्स बनाए गए हैं जो सिर्फ ड्रोन्स को ऑपरेट करती हैं। उसमें बहुत सारे तरीके के ड्रोन्स हैं, सर्विलेंस हैं, एफपीवी ड्रोन्स हैं जो अंदर घुस के पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मार सकते हैं, ध्वस्त कर सकते हैं दुश्मन के ठिकाने को। तो अपनी तैयारी लगातार जारी है और बहुत ही अग्रेसिव प्रोक्योरमेंट्स हो रहे हैं, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स हो रहे हैं तीनों ही सेनाओं में। और जो कोऑर्डिनेशन हमने देखा था मौसमी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, ये पहली बार इतने बड़े स्तर पर एक ऑपरेशन में दिखाई दिया है। तो ये चल रहा है, लगातार जारी है। और आगे भी हम देखेंगे कि बहुत सारी एक्सरसाइज त्रिशूल हुई थी, ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज जो वेस्टर्न बॉर्डर पे थी, उसमें तीनों ही अंग थे। सर क्रीक की बात होती है, डिफेंस मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि अगर यहाँ के रास्ते आने की कोशिश करेगा पाकिस्तान तो हम घुस के मारेंगे। तो वहाँ पे नेवी एक्टिव है, एयरफोर्स एक्टिव है। तो तीनों अंग सेना के, इंटेलिजेंस एजेंसीज, बीएसएफ, लोकल पुलिस, सब लोग बहुत ही ऑपरेशनल, हाईएस्ट ऑपरेशनल मोड में इस वक्त हैं। तो
ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है। वो जो स्ट्राइक है वो कभी भी हो सकती है अगर कोई भी टेरर एक्ट होता है और कुछ भी ऐसा लगता है कि किया जाएगा। मौसमी, ये तो बात हुई कि किस तरीके से 2026, बिकॉज ये बहुत बड़ा सवाल है, पूरा वर्ल्ड भी देख रहा है, ब्यूरोक्रेसी वगैरह सब के अंदर है। 2026 की अगर बात करें तो बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस आगे क्या, क्योंकि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, उनके मुंह से आरएसएस की इस तरीके से तारीफ सुनना, मतलब एज स्पेक्टेटर्स हम तो थोड़ा शौक में ही आ गए। पहले तो लगा कि ये फेक है या ये रियल है, फिर पता चला कि नहीं, ये तो रियल है। तो क्या देख रहे हैं दिग्विजय सिंह, ये प्यार कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए उमड़ गया उनका? देखिए, देश में दो ही ऑब्सेशन है, एक तो राष्ट्रवाद तो है ही है, नेशनल सिक्योरिटी और राष्ट्रवाद को लेके, नेशनलिज्म को लेके, पेट्रियाटिज्म को लेके, और दूसरा ऑब्सेशन एक पेट्रियाटिज्म है, दूसरा पॉलिटिक्स है। ऐश्वर्या और मतलब 2026 में विपक्ष की भूमिका हम लोग ने ऑलरेडी तृणमूल कांग्रेस की डिस्कस की, तो विपक्ष की भूमिका बहुत अहम हो जाती है और ऑलरेडी बीजेपी को एक नया प्रेसिडेंट मिलने वाला है। तो बीजेपी अपने संगठन में चुनाव जीतने के बावजूद भी लगातार बदलाव कर रही है और चर्चा हो रही है कहीं यूपी में रीशफल होने वाली। तो कांग्रेस को भी तो अपने भीतर देखना पड़ेगा, क्योंकि लगातार दिग्विजय सिंह जो बात कह रहे हैं, अच्छा उन्होंने आरएसएस की तारीफ नहीं की, वो दरअसल आरएसएस का उदाहरण दे रहे थे, कहते हैं हिट द नेल वेरे हिटिंग द नेल ऑन इट्स हेड, मतलब कि ऐसी बात कह दो कि तुरंत कॉलिंग अटेंशन जो होता है ना, वो दिग्विजय का कॉलिंग अटेंशन था कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ठीक पहले। मतलब आप देखिए कि आरएसएस की बात करते करते कितनी बार दिग्विजय मतलब चाहे उन्होंने बोला हो कि बाटला हाउस एनकाउंटर से लेके उनके इतने सारे बयान हैं जो विवादों में फंसे हैं संघ को घिरते हुए, तो वो काफ़ी धुर विरोधी रहे हैं आरएसएस के। हालांकि यहाँ पे उन्होंने कॉलिंग अटेंशन आरएसएस और बीजेपी के संगठन पे दिया कि आपका जो वो कहना ये चाह रहे थे, हालांकि बात उन्होंने कही जिस अंदाज से, तो डिकोड करने के लिए जनता और नेताओं को छोड़ दिया, पर एक भी शख्स ने मानिकम टेगोर के अलावा कांग्रेस के खेमे में उनके बयान का विरोध नहीं किया। किसी ने भी नहीं किया विरोध कि संगठन में बदलाव की ज़रूरत है, डिसेंट्रलाइज कमांड की ज़रूरत है। मैं तो चौंक गई, राहुल गांधी का एक पोस्ट है, उसमें दिग्विजय सिंह ने ठीक उससे एक हफ्ते पहले कोट करके लिखा कि राहुल जी आप तमाम, तो हम लोग जब उनकी टाइमलाइन देखने लगे कि राहुल जी आप तमाम आर्थिक मसलों पर काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संगठन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। संगठन का क्या, एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम की ज़रूरत है, मतलब कि विकेंद्रीकरण की ज़रूरत है, मतलब कि पावर सेंटर एक है। ये दिग्विजय सिंह अपने पोस्ट में एक हफ्ते पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इशारों में राहुल गांधी के पोस्ट को ही कोट करते हुए बोल चुके थे। तो दिग्विजय सिंह कैसे बोल दिए इतना सारा, और मीटिंग में अंदर जाके भी बोल दिया, अपने आप से बोल दिया। कुछ तो खिचड़ी पक रही है ना कांग्रेस में। कहने का मतलब क्या था? मैं मौसमी एक चीज मैं जानना चाहूंगी, आपने बोला कि आपने उनकी टाइमलाइन देखी तो राहुल गांधी के ट्वीट पे उन्होंने कोट ट्वीट किया, हाँ, तो ये फोन उठा के बात क्यों नहीं हो सकती है? ये सोशल मीडिया पे कोट ट्वीट और ट्वीट करने की जरूरत क्या है? अरे बात नहीं हो सकती इसीलिए तो ट्वीट किया है। एक बात यहाँ पे ऐड करूंगी क्योंकि दिग्विजय सिंह की बात हो रही है। कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था और मैं भी उसको कवर करने गई थी। कांग्रेस का प्रोटेस्ट था, उसको कॉल किया गया था प्रोटेस्ट को कांग्रेस द्वारा, और सारे लीडर्स बड़े बड़े पूरे देश से आए थे। दिग्विजय सिंह की एंट्री होती है तो आदतन माइक मैंने लगाया, मैंने पूछा कुछ बोलना चाहेंगे, तो उन्हें पता था कि उनका बाइट रोल हो रहा है, बट उन्होंने कहा हाँ भाई कहाँ हाजिरी लगानी है कहाँ हाजिरी लगानी है। दैट वाज अ मैसेज कि मैसेज हाजिरी लगा रहा हूँ। हाँ, तो आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस क्योंकि मुझे याद आ गया, वो बहुत वायरल हुआ था। नहीं तो दिग्विजय सिंह को मैं उस बात पे जो शिवानी कह रही है, उनको ये कहाँ से वो बोल रहे हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी चर्चा बंद कमरों में कांग्रेस के चल रही है, जिससे दिग्विजय सिंह जो बात कर रहे हैं कि संगठन को डिसेंट्रलाइज करें, उनका इशारा कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिग्विजय सिंह ने कहा, मेरे हिसाब से उनका इशारा पार्टी के संगठन महासचिव की ओर, यानी कि केसी वेणुगोपाल की ओर था
कि पार्टी में एक सेंट्रलाइज कमांड चल रहा है, फ़ोन करो तो फ़ोन नहीं उठ रहा है। मैंने पिछली बार जिक्र किया था कि केसी वेणुगोपाल का फ़ोन बंद नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि लगातार बज रहा है, एक ही सेंट्रलाइज्ड कमांड है। ऊपर से एक बड़ी बैठक हुई इंदिरा भवन में उसी के बाद, ऐश्वर्या, इनके ट्वीट के बाद, जब इन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ये मुद्दा उठाया कि जो उदयपुर रेजोल्यूशन था वो लागू नहीं किया गया है, यानी कि 1 मैन 1 पोस्ट, और दूसरा कि पार्टी के संगठन में हम लोग को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने ये बात भीतर भी कह दी जो उन्होंने ट्वीट की थी बाहर। अब उन्होंने आरएसएस का एग्जाम्पल दिया, वो तो इशारों में बात पार्टी की करना चाहते थे, आरएसएस का एग्जाम्पल दे दिए। लेकिन जो समझना चाहते थे, समझने वाले समझ गए कांग्रेस में कि दिग्विजय सिंह किस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो खरगे साहब, जब उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जिक्र किया तो खरगे साहब ने बोला लेकिन आज ये मुद्दा नहीं है डिस्कस करने का। तो अकेले दिग्विजय सिंह थे और उनका किसी ने विरोध नहीं किया, वरना जब G23 ने हल्ला बोल किया था तो 2-3 नेताओं को रखा गया था उनको चुप कराने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। आप कैसे कह रहे हैं आपकी पार्टी में तो आपको इतना सब कुछ मिला, लेकिन दिग्विजय सिंह का विरोध करने वाला कोई नहीं था। मतलब बाकियों को भी लग रहा है, मतलब आवाज भले ही कांग्रेस के दिग्विजय सिंह अंडर की हो। करंट की आवाज बने हैं दिग्विजय सिंह, ऐसा आपको लग रहा है? और वो पहले ही बोल दिए मैं तो राज्यसभा से रिटायर हो रहा हूँ, एक घमासान ऐश्वर्या राज्यसभा का आ रहा है। इसी के ठीक एक दिन बाद कांग्रेस का फाउंडर्स डे था। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के तमाम बड़े नेता गांधी परिवार समेत वहाँ पे मौजूद थे। फंक्शन ख़त्म होता है, एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है कि दूर से सचिन पायलट आते हैं और दिग्विजय सिंह, तमाम ऐसे नेता जो उनके अंडर कोई सचिव या डिप्टी सेक्रेटरी रहा हो, वो सब पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं। दिग्विजय सिंह पीछे जाते हैं बैठने के लिए। तो सचिन पायलट उधर से आ रहे और वो पहली पंक्ति में जहाँ उनकी सीट थी उसको छोड़ के पीछे चले जाते हैं और दिग्विजय जी को विजुअली दिख रहा है, दिग्विजय जी को आगे लेके आते हैं। तब भंवर जितेंद्र सिंह के कान खड़े होते हैं, मतलब नहीं खड़े होते हैं, वो बगल में खड़े थे सचिन पायलट के। दोनों नेता राजस्थान से आ रहे हैं, यहाँ पे संगठन में बदलाव की बात चल रही है राजस्थान में, मैं नहीं वो सवाल। तो सचिन पायलट दिग्विजय जी को बोल रहे हैं नहीं आप आगे बैठिए। दिग्विजय जी को आगे लाते हैं, भंवर जितेंद्र सिंह बोलते हैं नहीं सचिन आप आगे बैठिए, और भंवर जितेंद्र सिंह पीछे बैठ जाते हैं। उनके पास उड़ीसा का प्रभार है, भंवर जितेंद्र सिंह अजय लल्लू के पास है। भंवर जितेंद्र सिंह पुराने नेता हैं, काफ़ी प्रभार संभाल चुके हैं। और दिग्विजय सिंह बैठते किसके बगल में आके, किसके, गेस कीजिए? खड़गे जी, शशि थरूर के बगल। और शशि थरूर फाउंडर्स डे से बाहर निकल के बोलते हैं जो दिग्विजय सिंह ने कहा है आई अग्री विथ हिम, पर उसके इतना बोलना था शशि थरूर का, आई एग्री विथ हिम। उसके बाद राहुल गांधी जब निकलते हैं तो 3 सेकंड की नज़रें मिलती हैं, दिग्विजय सिंह खड़े हुए हैं और राहुल गांधी उनको बोलते हैं, अब पता नहीं किस टोन में या क्या अंदाज में, आपको जो अपना काम करना था आपने तो अपना काम कर दिया। बड़ा टाइम लगा ये वेरीफाई करने में, और ये रिपोर्टर्स अफेयर में हम बोल रहे हैं क्योंकि डिकोड आप थे नहीं वहाँ पे, वरना तो लिप मूवमेंट से डिकोड कर लेते हैं कि राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह को क्या कहा। बताएंगे जितेंद्र सिंह, बताएंगे और क्या बॉडी JSB। अब मुझे हर जगह रखना पड़ेगा, हम इतना कोडिफाई कर नहीं पाए। तो बहुत लोग से पूछा, कई लोग दूरदार थे, पर ये मुझे मतलब कि सार ये पता चला सूत्रों से। अब सूत्रों के कान कितने तेज थे ये तो देखना पड़ेगा कि पहले राहुल गांधी ने ये बोला और सोनिया गांधी और खरगे की कुछ बातचीत चली, फिर राहुल गांधी और खरगे की बहुत लंबी मीटिंग हुई जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा के रोल को लेके भी चर्चा हुई। अब दोनों लोग मीटिंग में थे, पर संगठन में कुछ बदलाव होना है और प्रियंका गांधी को जो एक जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो चल रही हैं बहुत लंबे समय से, तो उनको कोई रोल देने की बात हो रही है। यूपी की ये केरल। इसमें तो मौसमी जो आप कह रहे हो उसमें मैं ऐड करूंगी, जो आप बात बोल रहे हो ना कि प्रियंका गांधी को नए रोल देने की बात, संसद के आखिरी दिन एक बैठक हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के बीच, और प्रियंका गांधी का किस तरीके से पूरे संसद में, क्योंकि काफ़ी मोर्चों में वो सबसे आगे थी, प्रोटेस्ट मार्च जो लोकसभा से निकल कर ये लोग मकर द्वार से उतर कर गांधी स्टैचू तक गए, उसको लीड कर रही थी प्रियंका गांधी। तो ये डिस्कस हुआ है कि किस तरीके से कांग्रेस का पूरे संसद का जो सत्र था उसमें उन लोगों का जो एक्शन रहा है वो कैसा रहा है, उसकी डिकोडिंग हुई है। और प्रियंका गांधी का जो कंडक्ट था और जिस तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट लीड किया,
उस पर भी डिस्कशन, वो जो आखिरी दिन मीटिंग हुई है संसद के अंदर, मुझे कांग्रेस के नेता ने बताया, बिकॉज तो 11-10 पे तो स्थगित हो गया था, तो सब निकल के बाहर आ रहे थे, तो मकर द्वार पे ही एक बड़े कांग्रेस लीडर से जब मेरी बात हुई कि अब तो ख़त्म हो गया, आप लोग नेक्स्ट सेशन की तैयारी करेंगे, तो उन्होंने बोला कि मीटिंग चल रही है अंदर, और मीटिंग मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी भी उस मीटिंग में थी, और उसमें बातचीत हुई है कि कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा और प्रियंका गांधी का जो रोल रहा इस बार, और वो कितना प्रियंका दमदार गांधी रहा। का जो वक्तव्य रहा संसद में, उसकी भी बहुत चर्चा हुई है इस बार, जो उन्होंने देखिए बोला। प्रियंका गांधी राहुल गांधी की बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त है। ओके, एज सिबलिंग्स उन्होंने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, ट्रेजेडीज देखी हैं, तो ये कहना कि उन दोनों के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट है या कुछ, प्रियंका गांधी ये कई बार ही कह चुकी हैं कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती हैं, पार्टी को लीड करते देखना चाहती हैं, और वो उनके हेल्प सपोर्टिंग रोल में, सूत्रधार के रोल में, सारथी के रोल में वो रोल अदा करना चाहती हैं। लेकिन एक बड़ा धड़ा मानता है जो प्रियंका गांधी के लिए उमड़ा था उनकी स्पीच को लेके, शिवानी कह रही हैं, और जो हम लोग ने देखा, वो एक ऑर्गेनिक फीड है। प्रियंका को लेके एक ऑर्गेनिक फीड पार्टी के भीतर भी, सांसदों के भीतर है, उसको ऑर्गेनिकली एंटरटेन और तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अगर इनऑर्गेनिक बन जाएगी या कन्फ्रंटेशनल बन जाएगी, कोई नेता इस तरीके का बयान दे दे। आप देखिए कांग्रेस में कोई भी इस तरीके का बयान नहीं देता जो कन्फ्रंटिंग हो, कि दोनों को एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट। राहुल गांधी को उनका कॉम्प्लीमेंट, प्रियंका गांधी कॉम्प्लीमेंट कैसे करें, ये राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को सोचना पड़ेगा कि वो क्या रोल उनको देते हैं, कि वो ऐड ऑन करें, कि वो ऐड ऑन करें और कॉम्प्लीमेंट करें, कॉम्पिटिटर्स ना बने। कि कॉम्पिटिटर्स तो बनेंगे नहीं। देखिए वो हमेशा ही होगा कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कॉम्पिटिटर्स नहीं बनेंगे। और अमित ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने यूपी का जिक्र कर दिया। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि रामलीला वाली रैली में जो हुई थी, प्रियंका गांधी ने मंच से बोला, मैं अपने यूपी के भाइयों, आप केरल की सांसद है, यूपी के भाइयों को मैंने आते देखा, बड़ी ठंडी में वो आए, और अरे आप केरल की सांसद हैं, आप उत्तर प्रदेश का प्रभार छोड़ चुकी हैं। तो उन्होंने बोला कि आप लोग आए, आपका उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और उसके बाद प्रियंका गांधी ने बतौर जनरल सेक्रेटरी नो पोर्टफोलियो सारे जिला अध्यक्षों को उत्तर प्रदेश की चिट्ठी लिखी है, आपको पता है, कि धन्यवाद करते हुए कि वो लोग सब आए कि रैली में आप लोग का, उत्तर प्रदेश वालों का इतना योगदान रहा, ये रहा, वो रहा। और जो कमेटी बनी है उत्तर प्रदेश की, बनाई जानी थी, वो अभी तक अप्रूव नहीं हुई है, दिल्ली में आके वो फाइल पड़ी हुई है। तो कुछ ना कुछ यूपी में बड़ा होने वाला है। इसीलिए तो उत्तर प्रदेश के सभी छोटे बड़े नेता प्रियंका गांधी को भैया जी बोलते हैं। अच्छा, भैया जी, हाँ, उनको भैया जी। आप मुझे लगा दीदी बोलते हैं। मुझे भी लगा था दीदी दीदी। नहीं, भैया जी के नाम से फेमस। अच्छा। और उनका सिक्योरिटी के लिहाज से भी कोड नेम है। अच्छा, वो कोड नेम तो नहीं वो बताऊंगा, कोड नेम मत बताइए। कोड नेम है, सिक्योरिटी वाला भी कोड नेम है। लेकिन जब भी कार्यक्रम होता है तो जो लोग मिलने आते हैं, मैं एक जगह मौजूद था जब मोदी सरकार बन गई, तो उसके बाद रायबरेली का मैं भी हूँ ना, तो रायबरेली के लोगों से मुलाकात करती हैं वो। अरे रायबरेली में खाना बहुत अच्छा मिलता है जितना। हाँ, तो आपको बना के खिलाऊंगा मैं इस बार। नहीं, मैं बनाता भी बनाता अच्छा है कि नहीं ये पता मैं है। बहुत अच्छा बनाता क्या हूँ, खासियत है? हर एक चीज बनाता हूँ बहुत ही बढ़िया। खाना भी बनाता हूँ, बातें भी बहुत अच्छी बनाता हूँ। खाने के साथ साथ जो है, खाने के साथ साथ ये, तो वहाँ मैं उस कार्यक्रम की बात कर रहा था कि सब लोग, तो जो लोग अपनी चिट्ठी लेकर के आ रहे थे, वो डिनोट कर रहे थे प्रियंका गांधी वाड्रा को भैया जी। अच्छा, भैया जी हमारा ये काम नहीं हुआ, भैया जी हमारा ये काम नहीं हुआ। तो मैं बड़ा अचंभित था कि मैंने कहा, भाई प्रियंका गांधी वाड्रा को भैया जी क्यों कह रहे हैं लोग? ये तो प्रियंका जी ने, सब लोग जो कर रहे हैं उनका लेके हाथ में उसको वो कर रहे हैं। फिर दूसरा आया कोई, और एक खासियत तो यही है उनकी कि कनेक्ट, हर एक, कोई भी किसी भी व्यक्ति हो, सब भैया जी भैया जी भैया जी, यहाँ तक कि किशोरी लाल जी भी भैया जी, वो भी बोल रहे हैं। हाँ, तो मैं उसको बाद में मैंने पूछा कुछ लोगों से, तो बोले कि इसी नाम से वो है जो रायबरेली अमेठी का व्यक्ति है, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश का जो व्यक्ति है, वो प्रियंका गांधी वाड्रा को भैया जी के नाम से पुकारता है। वैसे ऐश्वर्या जी बड़ा खुलासा है। तो
तो मौसमी आप कह रही हैं कि एक लीडर टू लुक आउट फॉर प्रियंका गांधी वाड्रा और किस तरीके का उन्हें रोल मिलेगा। अब जल्दी से एक रैपिड फायर करते हैं बिकॉज बहुत सारे चुनाव आने वाले हैं, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि कुर्सी अपनी बचा पाएंगे या नहीं। अमित, शुरू करते हैं आपसे। ममता बनर्जी कुर्सी बचा पाएंगी? अगर 2026 के चुनाव में बंगाल में चुनाव के ठीक पहले दंगे नहीं होते हैं, कम्युनल दंगे नहीं होते हैं, तो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। अगर दंगे नहीं होते हैं तो ये कैविएट और condition एस्ट्रिक लगा चुके हैं उसमें ऑलरेडी कि अगर नहीं होते हैं तो। आपको क्या लगता है जितेंद्र जी? हेमंत विश्व शर्मा? नहीं, मतलब इन्होंने हाँ भी कह दिया, ना भी कह दिया, सब कुछ कह दिया। दंगे की पॉसिबिलिटी के बाद तो पूरा पिक्चर ही बदल जाएगा। और 2026 में 2021 में भी यही हालात थे। पूरा जो इलाका है, वर्धमान का इलाका है, वहां मंत्री तृणमूल के डरे हुए थे। रामनवमी के समय चुनाव का माहौल था और हर घर में झंडा लगाने को तैयार बैठे थे वीएचपी और संघ परिवार के कार्यकर्ता। वो तो संघ ने कोविड की वजह से उस कॉल को वापस ले लिया, नहीं तो हालात जैसे थे हमको लग रहा था कि वहीं से पिच चेंज हो जाती। असम की अगर बात करें तो जो स्टाइल है हेमंत विश्व शर्मा की, उन्होंने पूरी अपना सिस्टम ही हर एक चीज चेंज कर दिया। अपने यहाँ आज तक के जब इंटरव्यू में बैठे हुए थे तो उनका जो टोन था बोलने का, जो तरीका था, उसमें घुसपैठिया हो या फिर वहाँ पर मुस्लिम वोटर हो या फिर जो दूसरे अन्य कम्युनिटी के, सबको लेकर के उन्होंने सीधे टारगेट किया और पूरा उन्होंने बता दिया कि क्या तरीका है वहाँ पर, किस तरीके से वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि हेमंत विश्व शर्मा जो जिस स्टाइल में काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो आगे बढ़े हैं, एक बार फिर रिपीट कर सकते हैं। मौसमी, अगर आपसे पूछे पिनरई विजयन कुर्सी बचा लेंगे? मैं इसमें रैपिड फायर में आंसर करने से पहले बोलना चाहती हूँ कि देखिए वहाँ पे पर्सनालिटी अगर क्लैश होता, जो कि नहीं हो रहा है, हेमंत विश्व शर्मा वर्सेस गौरव गोगोई, अगर वो होता तो शायद प्रेसिडेंशियल स्टाइल तो है नहीं, तो शायद गौरव की जो अपनी कम्युनिटी है और मतलब कि उनकी जो लेगेसी है वो उनके लिए काम आ जाती। लेकिन अगर संगठन देखें, गौरव के साथ कोई खड़ा है क्योंकि वही फेस बनते चले जा रहे हैं, तो कांग्रेस वो लड़ाई काफ़ी, क्योंकि उसके पास नैरेटिव नहीं है, तो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। और कांग्रेस के भीतर ही लोगों का मानना है कि असम एक दूर की कौड़ी है, असम में हम बहुत अच्छा नहीं करने वाले हैं। जिस तरह से बिहार की भी रिपोर्ट थी उनके पास पहले, ये उनके पास रिपोर्ट है कि असम में हम बहुत अच्छा नहीं करने वाले हैं। और ये बहुत अच्छा संदेश नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने हेमंता को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बुलाया है, टाइटल दिया और था हेमंत उन्होंने। लगातार पर्सनल अटैक्स राहुल गांधी पे करते आए हैं। और अगर उनका मोस्ट कॉमन सर्च वर्ड देख लीजिए हेमंता का, तो मियाँ, मुस्लिम, घुसपैठिया, भारत, सुरक्षा, रक्षा, असम की अस्मिता, यही ये 5-6 कोर वर्ड हैं जिस पे पूरा असम का नैरेटिव बना हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस बहुत कमज़ोर फुटिंग में है और ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि शुरुआत उसी से होने वाली है। और दूसरी बात जो केरल की है, वो एक ऐसा फोर्ट्रेस है जो कांग्रेस को भेदना ही पड़ेगा। एक तो आपके सबसे बड़े नेता लोग वहाँ से आते हैं, संगठन महासचिव से लेके प्रियंका गांधी केरल से आ रहे हैं। आपने ऑलरेडी एलडीएफ को पिछली बार जीत थमा दी, तो केरल को लेके एक बड़ा मंथन भी चल रहा है पार्टी के भीतर। और मुझे लगता है कि पिनारी विजयन के लिए ये आसान नहीं है रहा दोबारा वहाँ पे जीत हासिल करना। आपको लगता है कुर्सी नहीं बचा पाएंगे? मुझे लगता है कि जिस तरह से म्यूनिसिपैलिटी के मतलब लोकल बॉडी इलेक्शंस में जो रिजल्ट्स आए हैं, उनके खिलाफ काफ़ी भयंकर एंटी इनकम्बेंसी। बात करें तमिलनाडु की, तो मुझे लगता है कि स्टालिन अपनी कुर्सी बचा ले जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने बेटे को जो कमान दी है और एक बहुत ऑब्वियस सा प्रोजेक्शन किया है कि भाई एमके स्टालिन के बाद उदयनिधि स्टालिन रहेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि AIADMK के पास कोई उतना बड़ा चेहरा नहीं है, बीजेपी के पास भी नहीं है तमिलनाडु में, और विजय बहुत बड़ा फैक्टर इस बार बनने वाला है। देखिए, अभी तक कोई अलायंस नहीं हुआ है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि DMK इस बार बाजी मार के ले जाएगी और अपनी कुर्सी बचाने में MK स्टालिन सक्षम रहेंगे। बट मैं भी अमित के जैसे एक एस्ट्रिक दे दूं, अगर विजय हाथ मिला लेता है AIADMK और बीजेपी के अलायंस के साथ, तो हो सकता है कि ये अलायंस थोड़े ही मार्जिन से जीत जाए। लेकिन एस्ट्रिक वही है कि विजय किस तरफ जाता है, इस पर डिपेंड करता है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि MK स्टालिन
कुर्सी अपने बचा लेंगे। ऐश्वर्या, इसी में मैं ऐड करना चाहती थी कि मतलब क्योंकि व्यूवर्स को समझना भी पड़ेगा, मैं छोटा सा ही बताती हूँ कि कांग्रेस इसमें क्या रोल प्ले करने वाली है। कांग्रेस के एक नेता ही कह रहे थे हमारा लगभग 4% वोट है। वो कैसे विजय को देखते हैं कि विजय के पीछे लोग पागल हैं, उनके कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास संगठन नहीं है, उनके पास वो पागलपन वाले फैंस हैं। अगर विजय बोलेगा टावर पे चढ़ जाओ, टावर पे चढ़ जाएंगे। मतलब अपनी मतलब कि बिल्कुल जो दीवानापन होता है ना, जो आप पहले भी देखे गए हैं तमिलनाडु में सुपरस्टार्स का कल्चर रहा है, तो शुरुआती दौर से लेके, तो वो पागलपन है। अब उसको वो कितना कन्वर्ट कर पाएंगे संगठन में, बूथ लेवल पे ला के अपने लिए वोट दिलवाना, और कितना वो सक्सेसफुल हो पाएंगे, ये एक इस पे कांग्रेस की बड़ी पैनी नज़र है। तो उसको ये लगता है। और दूसरा, वो इस बात को लेके खुश है कि बीजेपी का कुछ नहीं होने वाला है तमिलनाडु में, क्योंकि बीजेपी तमिलनाडु में हिंदू मुस्लिम तो होगा नहीं। कोयम्बटूर को छोड़ के वो नेता जो हैं, जो वहाँ तमिलनाडु से ही आते हैं, उन्होंने बोला वहाँ पे तो ये फाइट ही नहीं है। वहाँ पे ओबीसी और एंटी ब्राह्मणिकल फाइट है, मतलब ब्राह्मण विरोधी एक मानसिकता है, और ओबीसी को डीएमके पर्सोनिफाई करती है, वहाँ ओबीसी की राजनीति है। तो कांग्रेस इसको लेके खुश है। आपको क्या लगता है, जितने नेताओं की हमने बात करी, आपको क्या लगता है कौन अपनी कुर्सी बचा पाएगा? मैं 2 नेताओं के बारे में बोलना चाहूँगी। एक तो अमित जैसे बोल रहे थे, ममता बनर्जी बचा ले जाएंगे। जो एस्ट्रिक इन्होंने दिया, मुझे ऐसे लगता है कि ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचा ले जाएंगी। और दूसरा, मैं असम की बात करना चाहूँगी, हिमंता बिस्वा शर्मा की। हिमंता बिस्वा शर्मा ने पिछले कुछ सालों में अपनी ब्रांडिंग उसी तरह की बनाने की कोशिश की है जैसे उत्तर प्रदेश में योगी हैं, जो फायर ब्रांड नेता होते हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं ख़ास तौर पे, उनको सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने वाले जो राज्य हैं उनमें से असम एक है। तो मुझे लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू, जैसा आप कह रही थी, घुसपैठिया के नाम पर जो एक्शन वहाँ पर हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि असम में अपनी कुर्सी हिमंता बिस्वा शर्मा बचा ले जाएगी। तो ये तो हम लोगों ने अपनी पर्ची डाल दी है उसमें, क्रिस्टल बॉल में। अब क्रिस्टल बॉल घूमेगी इलेक्शन के बाद तो पता चलेगा कि कौन अपनी कुर्सी बचा पाएगा, कौन नहीं बचा पाएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं रिपोर्टर्स अफेयर के सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे, जो कि है कमेंट सेक्शन। आप लोग हमें बताते हैं कौन सी चीज़ें आप लोगों को पसंद है, कौन सी चीज़ें पसंद नहीं आई, और ऐसे नए टॉपिक्स जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। ये ढूंढ के हमारे जो प्रोड्यूसर है अंकित, वो हमारे लिए कॉमेंट जो है निकाल के लाते हैं। अंकित भाई, थैंक यू वेरी मच। अंकित मुंह सुजाए हुए हैं क्योंकि उनको खाना मिला नहीं है और हम लोग को भी लंच मिला नहीं है, तो हम लोग इसके बाद सीधे जा रहे हैं खाना खाने। नए साल की ट्रीट जो है अंकित हमें और सारे कैमरामैन और पूरे प्रोडक्शन टीम को देंगे। सबसे पहले जो कमेंट आया है इस बार वो है एफनी एक्सप्लेन्ड। उन्होंने लिखा है, इंतज़ार रहता है कि आप सभी चर्चा करें और राजनीति की जो अंदर की बातें हैं वो सब आप हमें बताएं। जो ये सब खबरें मीडिया में नहीं आती हैं, हम भी आपकी बात सुनकर अपनी जानकारी बढ़ाते हैं और राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं। मौसमी जी, मिला हूँ कांग्रेस मुख्यालय में मैं आपसे। जी धन्यवाद धन्यवाद। नीरव जी ने लिखा है, वेयर इज़ ऐश्वर्या जी, डिबेट इज़ डल विदाउट हर। नीरव जी, थैंक यू वेरी मच। ये पिछले हफ्ते का वो था, तो मैं छुट्टी मनाने गई थी नीरव जी। कभी कभी और इसलिए हम लोग उनको लेके आ गए कि हमारी जो डलनेस है दूर हो जाए। सौरभ जी ने लिखा है, फाइनली द मीटिंग बिटवीन पीके एंड पीजी, समथिंग दैट आई हैड बीन वेटिंग फॉर सिंस द लास्ट रिपोर्टर्स ऑफ एयर एपिसोड, दिस वाज डिस्कस्ड। मौसमी मैम एंड राहुल सर, ये आरजी के लिए भी है कमेंट। एज ऑलवेज कूडोज फॉर प्रोवाइडिंग इनसाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कांग्रेस पार्टी। आई होप यू डिस्कस द इनसाइड स्टोरी ऑफ द CWC मीटिंग एंड डिटेल्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी फाउंडेशन डे ऑल्सो। सौरभ जी, हमने इस बार ये डिस्कस किया है। मौसमी जी ने डिटेल में बताया है कि कौन से नेता ने CWC मीटिंग में क्या बोला और राहुल गांधी ने उसका जवाब क्या दिया। दिनेश जी ने लिखा है, टुडे ROA इज़ वेल इन टाइम, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू। रवि शर्मा जी ने लिखा है, 2025 में सबसे बेहतरीन पॉडकास्ट है। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। इतना अच्छे से आप पर्दे के पीछे की कहानी हमें विस्तार में बताते हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की बेबाक अंदाज में ये सब कहानियाँ सुनने का। मौसमी जी का जो बेबाक अंदाज है वो रवि शर्मा जी को बहुत पसंद है। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये थे हमारे इस हफ्ते के कमेंट्स। अगर आप लोग कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और
सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग हमारी छोटी छोटी क्लिप्स कई बार देखते हैं, इसको सब्सक्राइब भी करिए और प्लीज़ पूरा वीडियो अगर आपके पास समय हो तो ज़रूर देखिए। आप सब्सक्राइब करिए हमारे पॉडकास्ट को आज तक रेडियो पर। आप हमें सुन भी सकते हैं एप्पल पर और स्पॉटिफाई पर। ये इस साल का पहला पॉडकास्ट है हम सभी की तरफ से। अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। Reporters of